हाय एवरीवन, दिस शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखो हम रफ्तार सीरीज देख रहे थे और रफ्तार सीरीज में आज जो हमारा सेट है वो 8 है। ठीक है, 8 सेट हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है 1 से लेके 7 तक देखा है और भाई इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें रेफरेंस के साथ बताना पड़ता है, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है, इसीलिए इतना टाइम लगा इस बीच। इसलिए इसको प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। और ये जो है आज के इस क्लास में देखो हम बताते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 9 देखेंगे, रेगुलेशन 92 से 103 तक देखेंगे। ठीक है, क्या है चैप्टर 9 में जरा मैं बता दूं आपको। चैप्टर 9 में जो है हॉलेज है, आपका हॉलेज सिस्टम आपको पढ़ना है चैप्टर 9। और रफ्तार सेट ये 8वां है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हॉलेज चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ। ठीक है, जब हम हॉलेज बोल रहे हैं, हॉलेज, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉलेज की अगर मैं बात करूँ। हॉलेज में आपका बहुत सारी चीजें आ जाती है जब आप रोप सिस्टम पढ़ते हैं, हॉलेज रोप सिस्टम। ठीक है, उसमें आपका बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सेफ्टी डिवाइस आते हैं। ठीक है, हॉलेज में जो सेफ्टी डिवाइस हैं, किस तरीके से आप सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं, हॉलेज सिस्टम कैसे यूज होता है, कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस होते हैं, वो सारी चीजें, मैन होल क्या होता है। उसके बाद फिर आप जो है इसमें हॉलेज में ही आप पढ़ेंगे डायरेक्ट रोप हॉलेज, फिर आप पढ़ेंगे इनलेस हॉलेज, बहुत सारी चीजें ईएमटी यहाँ पे फॉलो होता है। और साथ में मैं यहाँ रेफरेंस भी देते चलूंगी। ठीक है, और चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगती है, तो प्लीज मेरा कम से कम बूस्ट करने के लिए, मेरा मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। ठीक है, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही पेज है हमारा, उसको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड इफ लेंथ ऑफ रोप हॉलेज रोडवेज एक्सीड। क्या बोल रहा है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम, मतलब कि सिग्नल सिस्टम जो होता है ना वहां पे अंडरग्राउंड माइंस में क्या होता है कि जब हम हॉलेज रोडवेज बनता है, ठीक है, हॉलेज रोडवेज यानी कि अंडरग्राउंड की जब हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये क्या है, ये हॉलेज सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेलवे ट्रैक है और इस तरीके से यहाँ पे जो आपका माइन कार होता है या फिर जो आपका टप्स होते हैं, ठीक है, वो इसके थ्रू जाता है यहाँ पे अंदर। और यहाँ पे कोयले यानी जो मटेरियल्स है या जो मिनरल्स है उसका आना जाना इसके थ्रू होता है। ठीक है, रोप हॉलेज के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम जो है, बोल रहा है कि वो जरूरी है, इज रिक्वायर्ड इफ लेंथ ऑफ रोप हॉलेज रोडवेज एक्सीड। मतलब कि जो रोप हॉलेज रोडवेज है उसका जो लेंथ है अगर वो कितने से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम रिक्वायर्ड है, वहां पे देना, उपलब्ध कराना जरूरी है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई। 30 मीटर, 45, 50, 60, 90, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 30 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। कहाँ मिलेगा आपको ये भी बताएंगे। यहाँ पे देखो, चुपचाप कुछ नहीं, रेफरेंस देखो, एक बार क्या करो, जैसे ये रफ्तार सीरीज खत्म होगा आपको ये एक तो आइडिया लग जाएगा कि भाई इस रेगुलेशन में ये चीजें बताई गई है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये हो सकता है, क्योंकि आपने तो कहीं ना कहीं पढ़ा है। इसीलिए मैं रेफरेंस दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपके दिमाग में यहाँ पे ऐसा घुस के बैठ जाए कि भाई अच्छा रेगुलेशन 97 में अच्छा इसके बारे में दिया है। तो बस वही चीजें यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, इसलिए रेफरेंस आपको बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, अब ये जो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने बैच लिया, तो मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि उनका कहना ये था कि काफी लोग ने मतलब बोला है, मुझे लगता है कि शायद फ्रेशर है कि क्या है, आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि क्या सीएमआर का शॉर्ट नोट नहीं मिल सकता, ये तो पूरा लेक्चर है, ये है वो है। तो एक बात बताओ मेरे को, कौन सा ये कोल माइन रेगुलेशन है जो शॉर्ट नोट में पढ़ेगा। पूरा मतलब सीएमआर तो आपका बैकबोन है ना भाई, माइनिंग का बैकबोन है, तो आप उसको पूरा थोरोली नहीं पढ़ोगे, डीपली नहीं पढ़ोगे, शॉर्ट नोट पढ़ के जाओगे बस, तो फिर शॉर्ट नोट जैसा नंबर भी आ जाएगा। हे भगवान, गजब हाल है। खैर, कोल माइन रेगुलेशन ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन जो बन रही है कहाँ से बन रही है, यही सब आपको क्या है, कोल माइन रेगुलेशन ही तो है। इसको डीपली नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा आपका सब कुछ। देखो कोई भी चीज वहां पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करती हूँ रोप हॉलेज, ठीक है, अब रोप हॉलेज के बारे में पूरा डिस्क्राइब नहीं किया है कोल माइन रेगुलेशन में, उससे रिलेटेड चीजें प्रावधान बताई गई है कैसे क्या होता है। ठीक है, अब उसको पढ़ने के लिए आपको ईएमटी का बुक फॉलो करना पड़ेगा, डीजे देशमुख की बुक फॉलो करनी पड़ेगी, वॉल्यूम 3 पे जाना पड़ेगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा।
इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप डीजे देशमुख प्रेफ़र करें, बाकी सारे जो डाटा है वो आप कोल माइन रेगुलेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में साथ सर्कुलर भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 30 मीटर, ठीक है। रेगुलेशन 97 देखिए क्या दिखा है उसमें, रोडवे कन्वेयर के बारे में दिया हुआ है। क्या लिखा है वहां पे, एवरी रोडवे कन्वेयर शैल बी सो इंस्टॉल दैट on every length of roadway in which a conveyor is installed for transporting loads over a distance exceeding 30 meter, there shall be provided and maintained effective means of transmitting signal from every point on the length of the roadway to the place at which the machinery working the conveyor is operated. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हॉलोज रोडवे की हम बात करते हैं और वहां पे कन्वेयर का इंस्टॉलेशन किया गया है ताकि जो आपका ट्रांसपोर्ट जो लोड है उसको ट्रांसपोर्ट हम कर सकें। अगर वो 30 मीटर से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो वहां पे आपको जो इफेक्टिव मींस ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर पहला। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एट व्हाट interval are the tub rerailer provided in an endless rope haulage roadways of gradient 1 in 5। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो कितने इंटरवल पे टब रिरेलर प्रोवाइडेड इन एन एंडलेस रोप हॉलेज रोडवे ऑफ ग्रेडियंट 1 इन 5। तो सबसे पहले तो ये एंडलेस रोप हॉलेज क्या होता है पहले इसको समझना जरूरी है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये रेलवे ट्रैक, ठीक है, ये ट्रैक बना हुआ है, 2 रेल ट्रैक है, एक ये और एक ये ट्रैक बना हुआ है जिसपे टब्स आपके खड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ दूरी पे ये जो डिस्टेंस है ये इतने पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये और ये। तो ये एम्प्टी टब है, खाली है, इसमें भरा हुआ है, लोड किया हुआ है, लोडेड टब लिखा है ना, लोडेड टब्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेंशन पड़ता है, इस पे टेंशन इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ से जो ड्रम आपका दिख रहा है, ये जो मोटर है, सॉरी मोटर से क्या होता है कि ये जो क्लिफ्टन पुली है ये इस पे इससे थ्रू होके ये आगे होके जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे जाता है ये रोप, जब ये रोप जाएगा तो ये जो आपको दिख रहा है टब्स, ठीक है, इनको जो है क्या करेगा, मतलब इनको मूवमेंट करवाता है। जब ये इधर से जाएगा, ठीक है, इस पर टेंशन पड़ेगा, फिर यहाँ से ये एम्प्टी वाला इधर आएगा, तो क्या होता है कि ये जैसे इधर आ रहा है, फिर ये इधर काम कर रहा है, इधर आ रहा है, इधर काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसका एंड पॉइंट नहीं, कंटिन्यूस ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, कहने का ये मतलब है। यहाँ पे जो है हम कहते हैं डायरेक्ट रोप, डायरेक्ट आपका जो रोप हॉलेज होता है उसमें क्या होता है कि उसमें ग्रेविटी की मदद से हम रोप को नीचे उतारते हैं, ठीक है। अगर हमें जब ऊपर खींचना है तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आपको ये क्या करना है, वापस खींचना है इसको, तो क्या करो, मोटर का यूज करेंगे ना, तो इसको बोलते हैं एंडलेस हॉलेज, ठीक है। ये हो गया आपका। इस डायग्राम में देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है री रेलर। री रेलर मतलब क्या होता है, एक तो आप सुने होंगे डिरेलिंग, ठीक है, डिरेल, ये सुने होंगे। डिरेल का मतलब ये होता है कि ये अगर ये ट्रैक है, दिस इज द ट्रैक, ठीक है, और डिरेल मतलब कि अगर यहाँ पे आपका टप खड़ा है, ठीक है, पटरी पे, और ये पटरी से उतर जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीरेल। पटरी से उतरने को हम क्या बोलते हैं, डीरेल, ठीक है। री रेल का मतलब क्या होता है, पटरी पे वापस चढ़ाना, उसको हम क्या बोलते हैं, री रेलर, ठीक है। री रेलर का मतलब पटरी पे वापस पुनः उस पर चढ़ाना। तो कैसे चढ़ाएंगे, अगर ये देखो ये इंजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये ट्रेन का इंजन है और ये यहाँ पे उतर गया, ठीक है, तो उतरने के लिए ये हमने यहाँ पे क्या लगाया है, री रेलर बोलते हैं इसको, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ लगाया, ट्रेन इसके ऊपर ऐसे चढ़ेगी और फिर इसके ट्रैक पे आ जाएगी, ठीक है। इसका वीडियो भी है, इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एट व्हाट इंटरवल्स आर द टब रीरेलर प्रोवाइडेड इन एन एंडलेस रोप हॉलेज रोडवेज ऑफ ग्रेडियंट 1 in 5। तो बोल रहा है कि ये जो आपका एंडलेस रोप हॉलेज रोडवे है जिसका ग्रेडियंट 1 in 5 है, ठीक है, तो उस केस में जो रिरेलर है वो कितने इंटरवल पे प्रोवाइड किया जाएगा, टब रिरेलर, टब्स जो खड़े हुए हैं, ठीक है, अब उनको रिरेल करने के लिए जो है कितने डिस्टेंस पे, कितने इंटरवल पे जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा, 30 मीटर, 60 मीटर, 100 200 मीटर, 250 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, 250 मीटर, ठीक है। अब कहाँ दिया है ये हमें जाना जरूरी है। आ जाइए यहाँ पे आप देखेंगे रेगुलेशन नंबर 92 ओपन करें। रेगुलेशन नंबर 92 में जो है आपको कहाँ दिखेगा, ये हॉलेज रोडवेज, ठीक है। हॉलेज रोडवेज में आप यहाँ पे देखेंगे 4 का ई, वेयर हॉलेज इज affected by one or more ropes there shall be provided and maintained tub rerailer at interval of not more than 250 मीटर।
250 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतने इंटरवल पे री रेलर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, टब री रेलर, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है कि टब्स अगर जो नीचे अगर आ जाए पटरी के तो उसको वापस उनको चढ़ाया जा सके, ठीक है, रेल ट्रैक्स पे। तो इसको ध्यान रखें, 250 मीटर याद रखना है आपको, नॉट मोर देन 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, at what interval are manholes to be provided in a haulage roadways of gradient 1:5? यहाँ पे देखो कहना क्या चाहता है कि जो मैनहोल्स होते हैं, ठीक है, अभी क्या होते हैं पहले ये समझा दूं आपको। यहाँ पे देखो, मैनहोल्स टू बी प्रोवाइडेड हॉलेज रोडवेज ऑफ ग्रेडियंट 1:5, बोल रहा है कितने इंटरवल पे मैन होल जो है प्रोवाइड किया जाएगा हॉलेज रोडवेज में जिसका ग्रेडियंट 1:5 होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका क्या दिख रहा है, ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है, दिस वन, ये देखो यहाँ पे, ये है आपका रेलवे ट्रैक, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैन होल बना हुआ है, यहाँ पे ये चीज मैन होल, ये आपका टब्स खड़ा है यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है, टब्स खड़ा हुआ है और ये यहाँ पे मैन होल बनाया जाता है, ठीक है, मतलब ये आपका इतना स्पेस है, यहाँ पे मैन होल होगा, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे मैन होल होता है, पहली बात क्वेश्चन ये है, कहने का मतलब कि जब आप देखते हैं कि रोप है जिससे आना जाना होता है भाई, रोप चल रहा है, रोप बना हुआ है, ठीक है, रोपवे है। अब रोप जो है बहुत स्पीड से होता है, आते हैं जाते हैं, जाने के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है, मटेरियल को। तो इससे होता क्या है कि जब ये मान लीजिए ये जो आपका टब्स है, ठीक है, मान लीजिए टब्स जो है ये वापस पीछे की तरफ बढ़ गया बहुत स्पीड से, जब स्पीड से आएगा तो क्या होगा कि इसका जो डिस्टेंस है ना उसको कुछ सीमित किया गया है, अभी मैं बताती हूँ, उसको सीमित किया, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही मैनहोल बना होना चाहिए ताकि ये जो आपका पीछे बैक मूवमेंट अगर बहुत तेजी से होता है तो ये ना हो कि पता चला आदमी घुस ही नहीं पा रहा है, ट्रक से घुस गया उसमें, मतलब आदमी को लिए घुसने की जगह नहीं बचा और टब से जाके उसमें लड़के गिर गया। तो ये चीज ना हो यहाँ पे, इसीलिए इसका जो डिस्टेंस है यानी कि इसका जो हाइट और विद है जो बनाया गया उसको फिक्स किया गया है। ये देखिए, ये जैसे कि ये मैन होल है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका जो हाइट है, ठीक है, ये कितना है पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसका जो हाइट है, लंबाई, ठीक है, वो 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है, हाइट की हमने देखे 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए इसका हाइट। इसका जो आपका विद है, विद की अगर हम बात करें तो 0.75 से कम नहीं होना चाहिए एंड 1 मीटर से 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0.75 से कम नहीं होना चाहिए और 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका क्या, विद, चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, विद, ठीक है। और इसका जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि देखो, एट व्हाट इंटरवल आर मैनहोल टू बी प्रोवाइडेड इन हॉलेज रोडवेज ऑफ ग्रेडियंट 1:5। तो यहाँ पे 1:5 का केस बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, 1:5 का केस बोल रहा है। अब यहाँ पे एक और केस है, अगर यहाँ पे लिखा होता है अगर यहाँ पे लिखा होता है 1:6, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे लीजिए आपका जो हॉलेज है वो मोशन में है, ठीक है, तो जो वहां पे मैनहोल होगा वो कितने इंटरवल में बनाया जाएगा ताकि जो आपका पर्सन है वो अगर मान लीजिए इंस्पेक्शन पे जा भी रहा है तो कैसे, किस हिसाब से होगा, तो यहाँ पे समझना जरूरी है। इस केस में जो है कितने इंटरवल पे बना जाएगा, 10 मीटर के इंटरवल पे जो है मैनहोल बनाया जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेडियंट जो है 1:6 होता तो उस केस में जो है आपका ये जो मैनहोल है वो कितने इंटरवल पे बनाया जाता है, 20 मीटर के इंटरवल पे बनाया जाता है, 20 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दो केस आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर जो है आपका 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, ये देखो रेगुलेशन नंबर 92 पे जाएंगे आप, हॉलेज रोडवेज वेयर एनी पर्सन इज अलाउड टू वर्क और पास व्हाइल द हॉलेज इज इन मोशन, मैनहोल रिफ्यूज शैल बी प्रोवाइडेड इन एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 10 मीटर, ठीक है। किस केस में मैंने आपको बताया है, दूसरा केस जो है वो भी बता दिया आपको, 20 मीटर कब किस इंटरवल पे होगा वो ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखो, unless exempted by regional inspector of mines, height of manholes along haulage roadways shall be, बोल रहा है कि जो हाइट है मैनहोल का, ठीक है, along haulage roadway shall be, क्या बोल रहा है कि not less than 1.5 मीटर। भाई साहब ये कहां से होगा, ये तो होगा ही नहीं। not less than 1.8 मीटर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। not less than full height of roadway if the height is less than 1.8 मीटर, बिल्कुल सही लिखा है। नॉट लेस देन 2 मीटर, 2 मीटर कहां से होता है, देखो ये जो कंडीशन है, नॉट लेस देन फुल हाइट ऑफ द रोडवेज इफ द हाइट इज लेस देन 1.8 मीटर,
ये भी वहां पे प्रावधान दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि अगर मान लीजिए जो आपका जो रोडवेज है आपका, वहां उसका हाइट जो है 1.8 मीटर से कम है, इस केस में बोल रहा है, इस केस में क्या होगा कि बोलता है जो रोडवेज का फुल हाइट होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रोडवेज का हाइट बोल रहा है कि अगर लेस देन 1.8 मीटर है, तो बोलता है कि जो रोडवेज का फुल हाइट होगा उतना, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैन होल की बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी और सी हो जाएगा, लाइक ये और ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका डायरेक्ट रोप हॉलेज दिख रहा है। ठीक है, बी और सी। ये देखो, ये ट्रैक है, राइट। ये आपका क्या दिया हुआ है, टप्स। ठीक, ये मैन होल यहाँ पे छिपने के लिए। ठीक है, आपका छिपने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है मैन होल। ये रनवे स्विच यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, रनवे स्विच जो है इसको लगाया भी, मैं दिखाऊंगी डायग्राम में किस तरीके से होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ड्रम है, और ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रोप बंधा हुआ है, और इससे ये कनेक्टेड है लाइक दिस, टप्स। ठीक है, अब होता क्या है कि जो टप्स है यहाँ पे, आप समझते हैं कि इसको जब नीचे हमें ले जाना है तो हमें क्या करना होगा कि ग्रेविटी की मदद से हम इसको उतार सकते हैं नीचे। लेकिन जब वापस खींचना होगा तो ये जो ड्रम है इसको वापस जो है रोप को वापस पुल करना होगा। ठीक है, वापस की तरफ मोड़ना होगा। मोड़ेंगे तभी तो ये वापस पीछे की तरफ आएगा, और यहाँ पे आके यहाँ पे हमारा जो सरफेस है यहाँ पे लाके रोक देगा। ठीक है, यहाँ पे जो इंजन मैन जो बैठा होता है, ठीक है, हॉलेज इंजन मैन जो बैठा होता है उसको यहाँ से दिखाई देगा। जब यहाँ सरफेस पे आएगा तब उसको दिखाई देगा कि हाँ भैया यहाँ पे आपका टप्स है वो आ गया है, तो अभी यहाँ पे रोकना है। अब इसको रोकना कैसे होता है, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक डेप्थ इंडिकेटर होता है। ठीक है, उससे देख के ये समझते हैं, स्पीड इंडिकेटर और डेप्थ इंडिकेटर दोनों से ये जो है मेजर करते हैं कहाँ पे टप्स आ रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है। सीन ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक on top of a haulage roadway and the runway switch shall be more than length of a set of tubs, but क्या, not less than 15 meter, not more than length of set of tubs plus 10 meter, plus not more than length of set plus 15 meter, ए और बी दोनों, या फिर नॉट मोर देन 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ अ सेट ऑफ टब्स। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन में जो है आपसे दो चीजें पूछी है। पहले तो लिखा है कि फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक, पहला तो ये लिखा है ऑन टॉप ऑफ हॉलेज रोडवेज एंड द रनवे स्विच, दूसरा रनवे स्विच के बारे में। दो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है इसको हम स्टॉप ब्लॉक, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टॉप ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये रनवे स्विच है। दिखाती हूँ अभी कैसे होता है रनवे स्विच। तो इस डायग्राम को देखो, स्टॉप वॉच, सॉरी स्टॉप ब्लॉक कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपका ट्रैक है, ये ट्रैक आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये ट्रैक है। अब इस ट्रैक पे किस तरीके से स्टॉप ब्लॉक को लगाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ट्रैक है, और ये जो आपको इस टाइप से कुछ लीवर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये अभी क्या है, ये ऑफ पोजीशन में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑन पोजीशन में। किस तरीके से ऑन पोजीशन में, ये जो है, ठीक है, ये जब सीधा होगा, ये इधर जब आएगा, ठीक है, तो ये पुल होकर इस साइड आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। जब लॉक कर देगा तो जब ये आपका टब है ये पीछे आएगा, तो पीछे आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आके रुकेगा। स्टॉप ब्लॉक का नाम यही है कि हम इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, देख सकते हैं आप किस तरीके से टब्स पीछे आया और यहीं पे इसको क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो उसको समझ में आएगा कि भाई इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दैट इज स्टॉप ब्लॉक। यहाँ पे बोलते हैं, इस डायग्राम में आप देखें रनवे स्विच है। तो ये कैसे काम करता है रनवे स्विच, ये आपका क्या है, ट्रैक दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ट्रैक है, और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लीवर टाइप का, ठीक है, ये यहाँ पे एक जो रोप टाइप का जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला आप हिस्सा देखेंगे, जब एक और हिस्सा यहाँ पे गया बॉक्स टाइप का बना है। ठीक है, अब होता क्या है रनवे स्विच में, जैसे ही टप्स के ऊपर लोड आता है, ठीक है, जब ये आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, होता क्या है बेसिकली, देखो ये सब सारे ही जो है सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस है, हॉलेज रोपवे में यूज किया जाता है ताकि जो कोई एक्सीडेंट चीजें ना हो। ठीक है, उसको हम रोकने के लिए ये सब चीजों का यूज करें। तो होता क्या है कि जब ये काम नहीं करता है, ठीक, काम क्या नहीं करता मतलब स्टॉप, अगर मान लीजिए बाय द वे, बाय द चांस कि स्टॉप ब्लॉक को भी पार करके पीछे अगर आ जाता है आपका जो टप्स है, तो उस केस में क्या होगा, रनवे काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये स्टॉप ब्लॉक लगा हुआ है, इसको पार करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, स्पीड ज्यादा है, तो उस केस में होगा क्या, तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं ये जो यहाँ पे लगाया गया है रनवे स्विच,
ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये देखें, ये ऑफ पोजीशन में, ये ऑफ पोजीशन में, ये ऑन पोजीशन में। तो ऑन पोजीशन होगा क्या कि जिस तरीके से लीवर को आप नीचे पुल करेंगे ना, नीचे पुल करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा जो है क्या होगा, ये इधर आएगा तो ये चीजें ऊपर उठेंगी। जब ये ऊपर उठेंगी तो ये चीजें नहीं ऊपर जाएंगी, ये चीजें जाएंगी ऊपर। ऊपर करने के बाद ऐसे हो जाएगा, ये देखो ना ऐसे हो गया। और ये वाला जो हिस्सा ये मूव कर सकता है, लाइक इधर और इधर जा सकता है, तो ये इधर हो गया। अब जैसे ये पीछे की तरफ भड़के आएगा, यहीं पे इसको रोक देगा, इसके बाद जा ही नहीं पाएगा आगे। दैट इज कॉल्ड रनवे स्विच। ठीक है। अब हम थोड़ा इसी तरीके से आपको मैं वो दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। सेफ्टी डिवाइस हॉलेज रोडोज में, पहले इसको हम देख लेते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसी से रिलेटेड आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहला स्टॉप ब्लॉक है, क्या होता है, टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन टू अरेस्ट स्टेप्स फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या लिखा हुआ है कि ये इंक्लाइन प्लेन के सबसे टॉप पे लगाया जाता है, जैसे जैसे कि ये इंक्लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, ये टप्स है, आपका टप्स लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे स्टॉप ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमने लगा दिया स्टॉप ब्लॉक। अब ये पीछे आएगा तो यहीं पे इसको रोक देगा। ठीक है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए टप को, इसलिए जो है इसको लगाया जाता है ताकि उसको वहां पे रेस्ट पोजीशन पर रोक दे। दैट इज कॉल्ड स्टॉप ब्लॉक। फिर आता है आपका रनवे स्विच, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिलो द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ अ सेट ऑफ टप्स। तो बोल रहे कि जो आपका स्टॉप ब्लॉक है उससे क्या करते हैं, इंटर कपल कर लिया जाता है, मतलब जोड़ दिया एक साथ उसको जब वॉक कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपका फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक है उसी के बिलो में जो है ये बिलो द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ अ सेट ऑफ टप्स, यानी कि जो टप्स का लेंथ है। ठीक है, टप्स का लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो लेंथ होगा टप्स का, बट नॉट ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ सेट प्लस 10 मीटर, मतलब कि जो लेंथ ऑफ सेट है, मतलब सेट का जो भी लेंथ होगा उसे उसको प्लस 10 मीटर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा पे नहीं लगाया जाना चाहिए रनवे स्विच, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये तो आपका टप्स हो गया, ये आप देख लिए। ये आपका बैक स्टे है। ठीक है, बैक स्टे आप देख सकते हैं, इस तरीके से लगता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बैक स्टे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है डायग्राम में। फिर आइए आप नीचे, बैक कैचेस, पैच कैचेस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जिम क्रो लगाया जाता है। ठीक है, री रेलर, ये देखो इस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रेन जो है मान लीजिए पटरी उतर गई है तो इधर से चढ़ के इधर ऊपर हो जाएगी, चाहे इधर से चढ़ ले चाहे इधर से चढ़ ले। ठीक है, और री रेलर यहाँ पे आप ये देख लिया, और ये जे हुक है। ठीक है, ये डी लिंक है। ठीक है, ये जे हुक आपने देख रहा है, और सी चेन कहते हैं इसको। डी लिंक आप देख रहे हैं, डी लिंक हमने देखा था सस्पेंशन गियर में। और ये आपका, ये जो आपका ये होता है टप्स, ठीक है, इसको जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं ना, ये दिस वन, जे हुक। फिर हम आइए यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया भाई साहब, यहाँ से हमें क्या समझ में आया रेलवे स्विच से, कि नॉट ग्रेटर देन लेंथ ऑफ सेट ऑफ टप्स प्लस 10 मीटर, ये होना चाहिए उसका राइट आंसर। तो हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉट मोर देन लेंथ ऑफ सेट ऑफ टप्स प्लस 10 मीटर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, ये आज एक यहाँ पे आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको, नॉट मोर देन लेंथ ऑफ सेट ऑफ टफ्स प्लस 10 मीटर। 94 92 रेगुलेशन आप जाएं, वहां पे देखें, वेयर हॉलेज इज रिस्पेक्टेड बाय वन और मोर रोप्स देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एटलीस्ट वन रनवे स्विच, एक रनवे स्विच होना चाहिए वहां पे, और अदर इफेक्टिव कंट्रवेंस बिलो द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कंट्रवेंस एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ अ सेट ऑफ टप्स provided that such distance shall not exceed the length of a set of tubs by more than 10 मीटर। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जो डिस्टेंस पे, ताकि ये आपका जो ये आपका जो रनवे स्विच है ये लगाया जाए उस डिस्टेंस पे, ये बोलना चाह रहा है। ठीक, आगे बढ़े, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से मत लेना, कह रहे हैं आप ट्रू फॉल्स करवा रही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करवा रही हैं। बात यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट की है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, चाहे ट्रू फॉल्स दे दे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, चाहे मैच द फ्लोइंग दे दे, आप कर लो कोई। ठीक है, आपको करना जरूरी है, आप कर ले जाएंगे, ये जरूरी था यहाँ पे, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। क्वेश्चन है, जैज रेल्स आर प्रोवाइडेड अलोंग हॉलेज रोडवेज टू प्रिवेंट बैकवर्ड रनवे ऑफ टप्स। ठीक है, तो जैज रेल के बारे में यहाँ बता रहा है कि ये हॉलेज रोडवेज में प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, प्रिवेंट बैकवर्ड रनवे ऑफ टप्स, मतलब कि ये अगर टप्स है, ठीक है, ये टप्स है,
और बोल रहा है कि बैकवर्ड रनवे यानी पीछे की तरफ ना भाग जाएं, इसलिए जो है जैज रेल्स लगाया जाता है। तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट, क्योंकि भैया बैकवर्ड रनवे प्रिवेंट नहीं करता है, ये फॉरवर्ड प्रिवेंट करता है। ठीक है, फॉरवर्ड। यहाँ पे देखो, जैज रेल्स आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस टॉप स्पीड एंड प्रिवेंट फॉरवर्ड रनवे, ताकि आगे ना भाग जाए। ठीक है, कहने का ये मतलब है आगे ना भाग जाए, इसलिए जैज रेल यहाँ पे एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखें, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रैक दिख रहा है, ये ट्रैक ऐसे होता है। ठीक है, तो जब हम जैज रेल का यूज करते हैं तो हम जो ये जो बैटरी है, ये ट्रैक जो है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बेंड करके ऐसे हो जाता है। तो अब इससे क्या होगा कि बहुत स्पीड में जैसे अगर आ रही है, ठीक है, देखो जैसे स्ट्रेट है तो स्पीड में आ रही है, तो फिर आगे जाएगी सीधे, पता नहीं किस किसका वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा पूरा। लेकिन जब इस तरीके का सीन हो जाएगा, ठीक है, अभी मान लीजिए बहुत स्पीड, मतलब धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड में आ रही है, तो आराम से इसको क्रॉस करके यहाँ से चली जाएगी, आगे जाके कहीं ना कहीं रुकेगी। लेकिन अगर इस केस में बहुत स्पीड से अगर टप्स आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगी ये ऐसे ऐसे होने लगेगा, पूरा यहीं पे पलट के टप्स आपका गिर जाएगा, आगे जो एक्सीडेंट होने से रोक दिया जाएगा। कहने का ये मतलब एक्सीडेंट ना हो, इसलिए जो है इसको लगाया जाता है जैज रेल्स को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये फॉरवर्ड रनवे को रोकता है, बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको स्पीड को कम करता है और फॉरवर्ड रनवे को रोक देता है। ठीक है, जैज रेल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ आपको, उसको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब रेगुलेशन 92 से बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, क्योंकि यहाँ पे कोड ऑफ सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। अभी मेरे क्वेश्चन में आपको थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको हम थोड़ा सा आपको ऐसा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही समझा देती हूँ, ताकि क्वेश्चन अगर आए तो आप कर ले जाए। क्वेश्चन देखो यहाँ पे 92 हॉलेज रोडवेज में यहाँ पे दिया हुआ है, हॉलेज रोडवेज में ही द फॉलोइंग कोड ऑफ सिग्नल शैल बी यूज्ड एंड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। क्या बोल रहा है कि जो कोड ऑफ सिग्नल है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, क्योंकि भाई देखो, जो बैंक्समैन या ऑन सेटर है, ठीक है, बैंक्स मैन ऑन सेटर जो आपका बैठा हुआ है साफ्ट में, यहाँ पे आपका हॉलेज मैन अटेंडेंट जो होते हैं वो लोग बैठे होते हैं, तो वो लोग जिस तरीके से अगर इशारे नहीं देंगे, ठीक है, अगर सिग्नल नहीं देंगे तो कोई भी काम ऐसे होगा ही नहीं, इस तरीके से तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कोड ऑफ सिग्नल्स को बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व करने को बोला गया है, कि अगर वन रैप मतलब एक घंटी बजती है, इसका मतलब ये होता है कि रोक दो। कब, जब वेन इन मोशन, जब इंजन मोशन में होता है, ठीक है, उस केस में अगर एक घंटी बजती है तो उसका मतलब होता है कि रोक दो। ठीक है, रोकना है। टू रैप्स का मतलब क्या होता है, टू रैप्स मतलब दो घंटी, दो घंटी का मतलब है लोअर और हॉल इन स्लोली, मतलब नीचे करना है धीरे धीरे, वो भी टू रैप्स का मतलब। ठीक है, थ्री रैप्स का मतलब स्टार्ट कर दो व्हेन एट रेस्ट, जब रेस्ट पे हो, ठीक है, इंजन जब रेस्ट पे हो तब आपको थ्री रैप्स करेंगे, मतलब स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फोर रैप्स का मतलब होता है रेज, क्या होता है, रेज और हॉल आउट स्लोली। ठीक है, ऊपर करना है आपको और धीरे धीरे करना है, फोर रैप्स का मतलब। अब इसी चीज को यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक और टर्म है, नो पर्सन अदर देन कॉम्पिटेंट पर्सन और एन ऑफिशियल शैल गिव एनी सिग्नल। ये जो कोड ऑफ सिग्नल जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये कोई और नहीं दे सकता, मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन और ऑफिशियल्स को छोड़ के और कोई नहीं दे सकता है इसको, कि हम बैठ जाएंगे सिग्नल देने, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सब गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इसको तो ध्यान हम देना ही देना है। साथ में यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो आप जो है कोड ऑफ सिग्नल्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको तीन जगह चीजें याद रखनी पड़ेगी, तीन रेगुलेशन याद करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ, एक तो साफ्ट फिटिंग हो गया, वाइंडिंग एंड सिंकिंग साफ्ट हो गया, और हॉलेज रोडवेज। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 80, ठीक है, 84 और 92। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो, रट लो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया भी है, कोड ऑफ सिग्नल से क्वेश्चन आता है, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आज के क्लास में तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप देख रहे हैं 80, 84 और 92। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये देख रहे हैं रेगुलेशन नंबर 80, तो रेगुलेशन नंबर 80 में जो है आपका सॉफ्ट फिटिंग दिया हुआ है, मतलब एक रैप यानी एक घंटी बजेगी सॉफ्ट फिटिंग में, तो मतलब है कि जब इंजन ऑन है तब आपको स्टॉप करना है, ठीक है, रोक देना है। जब एक रैप बजेगी इसका मतलब जब इंजन ऑफ है तो ऊपर करना है। एक रैप का दो मतलब है, जब इंजन ऑन है उस केस में स्टॉप करना है, और जब इंजन ऑफ है मतलब इंजन बंद है तो उस केस में आपको क्या करना है, ऊपर करना है। ठीक है, रेस करना है। टू रैप्स का मतलब होता है लोअर, क्या होता है, लोअर। यहाँ पे टू रैप्स का मतलब क्या होता है, लोअर, समझ रहे हो, टू रैप्स का क्या मतलब होता है, लोअर।
क्या नोटिस किया आपने कि भाई तीनों केस में ये जो टू रैप्स है, दिस वन टू रैप्स, सब में जो है क्या करना है, लोअर करना है। ठीक है, 2 घंटे बजने पे आपको क्या करना है, जो आपका केज है उसको क्या करना है, लो करना है, लोअर करना है। अब इसका मतलब ये होता है कि तीनों में एक ही चीज फॉलो हो रही है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि काहे माथा चप्पी करें, लाओ यही क्वेश्चन दे देते हैं, बवाल से पीछा छूटे। तो इसलिए बहुत ज्यादा माथा चप्पी ना करने पड़े, इसलिए जो है एग्जामिनर यही वाला क्वेश्चन दे देता है। अब तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि चाहे सिंकिंग शाफ्ट का पूछ ले, चाहे हॉलेज रोडवेज का पूछ ले, चाहे शाफ्ट फिटिंग का पूछ ले, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि टू रैप्स का मतलब कि लोअर करना है। बाकी आप इसी तरीके से बाकी आप देख सकते हैं कि शाफ्ट फिटिंग में 3 रैप्स का क्या मतलब होता है, पर्सन रेडी टू असेंड और डिसेंड, मतलब ऊपर और नीचे ले जाने के लिए तैयार है पर्सन। ठीक है, 3 रैप्स का मतलब क्या होता है, पर्सन का इंटर द केज, मतलब केज में इंटर कर सकता है, 3 रैप्स का मतलब। उसी तरीके से यहाँ पे हॉलेज रोडवेज का हम देखेंगे, 3 रैप्स का मतलब ऑन व्हेन ऑफ। ठीक है, इंजन जब ऑफ हो तब आप ऑन करें 3 रैप्स में, और 4 रैप्स में रेज और स्लोली रेज। ठीक है, ऑलराइट, तो ये जो है इसको हटा दो, ये चीजें नहीं है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। सेफ्टी हुक के बारे में मैंने बताया, सेफ्टी हुक ये आपको रेगुलेशन में भी मिलेगा 92 में। सेफ्टी हुक हो गया, जैज रेल हो गया, अदर सुटेबल कंट्रवेंस टू प्रिवेंट रनवे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सेफ्टी हुक से पूछ सकता है, जैज रेल से पूछ सकता है, या कोई भी अदर कंट्रवेंस है जो कि रनवे को प्रिवेंट कर सकता है, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना बढ़े आगे उस केस में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ ड्रैग अटैच टू द सेट ऑफ टब्स प्रिवेंट। कहता है कि ड्रैग अटैच टू अ सेट ऑफ ट्रब्स प्रिवेंट व्हाट, फॉरवर्ड रनवे, बैकवर्ड रनवे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रनवे, या डिरेलमेंट ऑफ ट्रब्स, या फिर डैमेज टू रोप। यहाँ पे कहना चाहता है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसको। पहले मैं डायग्राम तो दिखाती हूँ आपको, डायग्राम अगर यहाँ पे नहीं है तो मुझे वो डायग्राम दिखाना पड़ेगा, रुक जाओ। हमें ये देखना है ड्रैग और बैक स्टे। ठीक है, बिहाइंड एन असेंडिंग टब और सेट ऑफ टब्स टू प्रिवेंट टब रनिंग बैक, पीछे की तरफ ना जाए, टब्स जो है आपके वो पीछे की तरफ ना आ जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बैक स्टे लगाते हैं या फिर ड्रैग लगाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बिहाइंड एन असेंडिंग टब, असेंडिंग मतलब सबसे आगे जो है। ठीक है, सबसे आगे में जो है इसको लगाया जाता है, और सेट ऑफ टब्स टू प्रिवेंट टब्स रनिंग बैक। बिहाइंड असेंडिंग टेप्स मतलब कि असेंडिंग, डिसेंडिंग मैंने सबसे बड़ा। ठीक है, और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा जो टप होगा, यानी सबसे आगे वाला जो टप होगा उसके पीछे में ही ये आपका लगाया जाता है बैक स्टे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने पहले वाले पीडीएफ पे और देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, ड्रैग का मतलब, ड्रैग का मतलब क्या है यहाँ पे, बैक स्टे। क्या है, बैक स्टे। ठीक है, इसको हम बैक स्टे बोलते हैं, और ये जो है हम जो टब्स होता है उसका जो असेंडिंग टैब है उसके बिहाइंड हम इसको क्या करते हैं, लगाते हैं ड्रैग को या आपका बैक स्टे को, ताकि जो बैकवर्ड रनवे है उसको ये रोक सके, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बैकवर्ड रनवे कहाँ मिलेगा आपको, हॉलेज रोडवेज में मिलेगा, अगेन वही रेगुलेशन नंबर 92। रेगुलेशन नंबर 92 पे जाएं आप, हॉलेज रोडवेज क्या लिखा हुआ है देखो, where a haulage is affected by one or more ropes, there shall be provided maintain attachment behind an ascending tub or set or train of tubs, a back stay, drag or other suitable contrivance preventing the tub, set or train of tubs running back. तो बैकवर्ड रनवे को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ऑलराइट, आगे आए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टाइप ऑफ रोप सुटेबल फॉर हॉलेज सिस्टम, किस टाइप का जो रोप है वो सुटेबल है हॉलेज सिस्टम के लिए। ठीक है, तो याद होगा जब इसके पहले मैं पढ़ा रही थी आपको रोप सिस्टम, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई स्टैंड क्या होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वायर्स मिलके स्टैंड बनते हैं, और स्टैंड मिलके, ग्रुप ऑफ स्टैंड्स मिलके जो है क्या बनते हैं, आपका रोप बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है, ये एक स्टैंड है। ठीक है, अब इस स्टैंड में ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये जो 6 आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वायर्स है, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी वायर से बन के ये तैयार हुआ है। इस पूरे एक को हम क्या बोलेंगे, रोप बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसी में बोल रहा है कि टाइप ऑफ रोप सुटेबल फॉर हॉलेज सिस्टम इज, मतलब हॉलेज सिस्टम के लिए कौन सा रोप यहाँ पे सुटेबल होगा, हाफ लॉक कॉइल,
फुल लॉक कॉयल लैंग्स ले ऑर्डिनरी ले। अब इसको पढ़ने के लिए जो है आपको जाना पड़ेगा वॉल्यूम 3 में, डीजे देशमुख के, वहां पे जाइए आप रो सिस्टम पढ़िए, बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर तो मैं फिर से कोई वीडियो ले आऊंगी, उसमें बता दूंगी। यहाँ पे आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्स ले। लैंग्स ले जो है आपके हॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉलेज और ड्रम वाइंडिंग में। ठीक है, वाइंडिंग और ये सब में आपका लैंग्स ले यूज होता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये क्या करता है, इसमें आप क्या समझ, एक तो होता है लैंग्स ले, ठीक है, और एक होता है ऑर्डिनरी ले जिसको हम रेगुलर ले भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्स ले की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो स्ट्रैंड होता है कि जो आपका वायर है, ठीक है, स्ट्रैंड में जो वायर लगा हुआ है, यानी कि ये आपका मान लीजिए स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, ऐसे हम बोल रहे हैं अगर लाइक दिस, ठीक, ये आपका स्टैंड है, तो बोलता है कि इसमें जो स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड में वायर है, उसका अगर जो डायरेक्शन है, अगर मान लीजिए वो राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड है, तो बोलता है कि जो रोप है, यानी कि इसको और मिलाएंगे हम, जब इसको और मिला के, ठीक है, स्टैंड से मिला के इसको हम एक रोप बनाएंगे, और उसका भी डायरेक्शन अगर राइट साइड में ही है, तो इस टाइप के रोप को हम बोलते हैं लैंग्सले। ठीक है, समझ में आया कि मतलब कि जो आपका स्ट्रैंड में जो वायर है उसका डायरेक्शन और जो स्ट्रैंड रोप में लगा हुआ उसका डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम बोलते हैं लैंग्सले। इससे होता क्या है, पुल जो करते हैं हम ना, पुलिंग बहुत इजी होता है, बहुत अच्छे तरीके से पुल हो सकता है उसमें। ठीक है, स्मूथ पुलिंग होता है इसमें, और जो आपका ऑर्डिनरी ले होता है इसमें अपोजिट होता है, जो ये मैंने यहाँ बताई है उसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा, कि मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टैंड यानी कि जो वायर है आपके स्टैंड में वो बिल्कुल अपोजिट हो जो रोप में स्टैंड लगे हुए हैं उसके, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी और रेगुलर ले। ठीक है, ये कोल कटिंग मशीन में सीसीएम में यूज होता है एक्चुअल में। ठीक है, और ये जो है लैंग्स ले, ये हॉलेज और आपका ड्रम वाइंडिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, आप समझते हैं कि वापस लाने के लिए और नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, इसलिए आपको यूज किया जाता है, लैंग्सले इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हॉलेज सिस्टम का राइट आंसर यहाँ पे आपका लैंग्सले हो जाएगा। ठीक, कहाँ मिलेगा, वॉल्यूम 3 चैप्टर 12 में आप जाइए, हॉलेज पढ़िए बढ़िया, वहां पे मिल जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सिग्नलिंग और टेलीफोनिक सिस्टम इन अ माइन बिलो ग्राउंड शैल बी। क्या बोल रहा है कि सिग्नलिंग और टेलीफोनिक सिस्टम इन अ माइन बिलो ग्राउंड शैल बी intrinsically safe if seam is degree second गैसी, intrinsically safe if seam is degree third गैसी, या फिर intrinsically safe if seam is degree second और degree third गैसी सी। तो सिग्नलिंग और टेलीफोनिक सिस्टम इन अ माइन बिलो ग्राउंड शैल बी intrinsically safe if seam is degree third or degree 3 गैसी, माइन डी विल बी द राइट आंसर। आइए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि बोल रहा है कि देखो, बोल रहा है कि जो भी आपका डिग्री, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अंडरग्राउंड में जो गैसी सीम होता है, ठीक है, सेकंड और थर्ड डिग्री गैसी सीम है, उस केस में जो सिग्नल हम जब देते हैं टेलीफोनिक सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, तो वही बोल रहा है कि ऑल सिग्नलिंग और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्किट shall be constructed, installed, protected, operated and maintained in such manner to be intrinsically safe। ठीक है, इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए अगर सीम डिग्री थर्ड डिग्री या फिर सेकंड है उस केस में। तो ये आपका रेगुलेशन नंबर आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक करेंगे 9 में। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 92, अगेन 92 हॉलेज रोडवेज में मिल जाएगा। ठीक है, हॉलेज रोडवेज सब रेगुलेशन 9 में चेक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे आए क्वेश्चन नंबर 10, अ स्टॉप ब्लॉक टू बी प्रोवाइडेड अलोंग ए हॉलेज रोडवेज, स्टॉप ब्लॉक इज टू बी प्रोवाइडेड अलोंग ए हॉलेज रोडवेज at entrance of every haulage roadways branching of the main haulage roadways, at entrance of every tramming roadways branching of the main haulage roadways, every track which slopes toward a shaft, at the end of roadways if it is direct line of a face। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा बी और सी, दैट इज बी एंड सी, क्योंकि ये आपके वहां सीएमआर में भी दिया हुआ है कि जो स्टॉप ब्लॉक है वो हॉलेज रोडवेज के साथ कहाँ पे लगाया जाएगा, तो बोलता है एट एंट्रेंस ऑफ एवरी ट्रैमिंग रोडवेज ब्रांचिंग ऑफ द मेन हॉलेज रोडवेज। ठीक है, मेन हॉलेज रोड से बोल रहा है कि जो भी आपका ट्रैमिंग रोड है उसके एंट्रेंस पे लगाया जाएगा, और बोलता है एवरी ट्रैक विच स्लोप्स टुवर्ड शाफ्ट, जो भी शाफ्ट की तरफ जाते हैं ऐसा स्लोप
उस ट्रैक पे भी ये आपका स्टॉप ब्लॉक लगाया जाएगा। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या होता है, मैंने स्टॉप ब्लॉक मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये अगेन रेगुलेशन नंबर आपका 92 में हॉलेज रोडवेज में स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कंट्रोलमेंट शैल बी प्रोवाइडेड नियर द एंट्रेंस ऑफ एवरी ट्रैमिंग रोडवेज branching of the main haulage road or roadways and on every track which slopes toward a shaft। ठीक है, राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। आगे बढ़े फटाफट, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा और आपका खत्म नहीं होगा। जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ट्रैवलिंग रोडवेज शुड बी, ट्रैवलिंग रोडवेज की बात कर रहा है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, अच्छा, of height not less than 1.8 meter throughout, provided with crossover or cross under bridge where it crosses a conveyor or haulage roadways, whitewash all of the above। ऑलराइट, तो ट्रैवलिंग रोडवेज की बात कर रहा है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। सारे ही पॉइंट सही हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग रोडवेज जितना ही छोटा हो सके, वो पॉसिबल हो सके, वो करना चाहिए। जो हाइट है यहाँ पे बोल रहा है कि वो 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और प्रोवाइड विद क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर ब्रिज विच वेयर इट क्रॉसेस अ कन्वेयर और हॉलेज रोडवेज। तो बोल रहा है कि क्रॉस ओवर कर सकता है ये। ठीक है, बोलता है क्रॉस अंडर ब्रिज जो है प्रोवाइड यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, अगर वो कन्वेयर या हॉलेज रोडवेज को क्रॉस करता है तब ट्रैवलिंग रोडवेज की बात कर रहे हैं। व्हाइट वॉश भी किया जाना चाहिए ट्रैवलिंग रोडवेज को। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। आगे आए, कहाँ मिलेगा? रेगुलेशन नंबर 93 पे ट्रैवलिंग रोडवेज। यहाँ पे देखें, ट्रैवलिंग रोडवेज पॉइंट देखो 2, every traveling roadway shall be not less than 1.8 meter high for entire stretch, where the inclination exceed 30 degree from the horizontal be provided with suitable steps or ladder। अगर इंक्लाइनेशन की बात कर रहा है कि जो ढलान है ये आपका, अगर वो 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, उस केस में स्टेप्स और लैडर्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ठीक है, वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बी प्रोवाइडेड इन एडिशन टू स्टेप्स विथ लैडर विथ हैंड रेल्स और रोप सो एज टू इंश्योर सेफ ट्रैवल। ये दो केस आपको याद रखना है। अगर 30 डिग्री से ज्यादा एक्सीड हो जाता है हॉरिजॉन्टल में, तो सुटेबल स्टेप्स और लैडर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर 45 डिग्री से ज्यादा एक्सीड हो जाता है हॉरिजॉन्टल से, उस केस में स्टेप्स आपको चल के जाना है। ठीक है, स्टेप्स और लैडर्स, मतलब सीढ़ी या चल के भी जा सकते हैं। ठीक है, विथ हैंड रेल्स और रोप सो एज टू इंश्योर सेफ ट्रैवल। तो हैंड रेल आपको दिया जाएगा या रोप से आप इस्तेमाल करके वहां पे सेफ ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप बिटवीन द इनर मोस्ट एंड ऑफ टू टब्स इन टैंडेम। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो टब्स आप देख रहे हैं, ये दो टब्स देख रहे हैं। ठीक है, ये जो दो टब्स है, बोल रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है, दो टब्स के बीच की जो इनर मोस्ट, बोल रहा है कि इनर मोस्ट जो गैप है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 20 मीटर, 25, 37, 38 या फिर 40 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर जो है 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। 20 सेंटीमीटर कितना ही होगा, मतलब 15 सेंटीमीटर का तो स्केल ही आता है, तो मतलब इतना इतना गैप होना चाहिए। तो इतना गैप इसलिए होना चाहिए, अभी पता चला कि गैप कुछ है ही नहीं, इंसान जाके उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहा है। एक्शन क्या करेगा? एक्शन चेक करेगा उसमें जो चीजें को जोड़ता है सी चेन से। ठीक है, उसको जोड़ता है ना, ताकि दो जो क्या बोलते कपल होते हैं, फिर उस साथ में आ गए कपल करके इसको फिर जो है एक साथ, जो आपका मतलब जो सामान लोड करना है, जो मटेरियल्स है, जो कोल है, उसको क्या करता है, लेके जाता है आगे। ठीक है, तो ये चीजें अगर गैप नहीं रहेगा तो कोई भी पर्सन या जो उसको सही करने वाला वो नहीं सही कर पाएगा। तो इसलिए जो मिनिमम गैप है वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? रेगुलेशन नंबर 94। 94 में जो है आपका टब्स एंड देयर मूवमेंट दिया हुआ है। On every tub there shall be provided and maintained at each coupling end a strong buffer projecting beyond the end, and so arranged that when two such tubs are in tandem, the gap between the innermost end shall not be less than 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चला 15 सेंटीमीटर कर दी, घुसा नहीं पा रहे हैं। 20 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कपलिंग करना होता है, जब कपलिंग करते हैं तो उसके लिए भाई स्पेस तो चाहिए ही होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? 20 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट शुड बी द मिनिमम, व्हाट शैल बी द मिनिमम क्लियर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट हॉरिस ट्रैक एट प्लेस वेयर टब्स आर कपल्ड और अनकपल्ड। ठीक है, कपल्ड का मतलब क्या होता है? जो दो टब्स हैं इसको जोड़ना। ठीक है, और जोड़ना या जोड़ने को अगर हटा दें हम तो इसको अनकपल्ड बोल देंगे। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट हॉलेज ट्रैक। अब बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए एक टैप पे ये खड़ा है, एक टैप पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है, दो ट्रैक है, ऐसे करके एडजेसेंट ट्रैक पे बोल रहा है कि जो मिनिमम क्लियर स्पेस होता है
वो कितना होना चाहिए इस दोनों एडजेसेंट ट्रैक के बीच में, हॉलेज ट्रैक के बीच में, जहाँ पे टप्स जो है वो कपल या अनकपल किए जाते हैं। 0.5 मीटर, 0.8, 1.0, 1.2 या फिर 1.5 मीटर। राइट आंसर विल बी 1 मीटर। ठीक है, मिनिमम क्लियर स्पेस जो है वो याद रखना है आपको 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ मिलेगा? रेगुलेशन नंबर 92 पे, जहाँ पे आपको हॉलेज रोडवेज देखने को मिलता है। पॉइंट 18 पे आए हैं आप, देखें, एट ऑल प्लेस वेयर टब्स आर कपल्ड और अनकपल्ड देयर शैल बी अ क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, क्लियर स्पेस यहाँ पे इतना प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर। आगे आए, क्वेश्चन नंबर 14, नो रोप शैल बी यूज फॉर हॉलेज ऑफ सेफ्टी इज लेस देन डैश। क्या बोल रहा है कि कोई भी रोप, ठीक है, हॉलेज के लिए हम यूज नहीं करेंगे अगर उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर जो है इसका अगर कितना हो। तो पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहती हूँ भैया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात जब हम कर रहे हैं, इस केस में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कितना स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको हम बोलते कैसे हैं, ये देखो यहाँ पे देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो, क्या बोलते हैं यहाँ पे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख दिया मैंने। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेकिंग, क्या मतलब, रेशियो ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ ब्रेकिंग, ठीक, टू वर्किंग लोड, वर्किंग लोड मतलब, देखो, कहने का मतलब कि रोप का स्ट्रेंथ कितना है, किस पे जाके वो टूटने वाला, किस लेवल पे जाके वो टूटने वाला है, एक तो ये हो गया। ठीक है, और कितना लोड उस पर आप दे रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं कि भैया ये जो रोप है, ठीक है, अब इसका जो क्षमता है वो उसके ज्यादा वो वर्क कर रहा है और उसके बाद ये टूटने की ज्यादा इस कगार पे है। उस केस को नापने के लिए, उस केस को हमें एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता होना चाहिए। तो वहीं पे यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी रोप जो है वो हॉलेज के लिए हम उसको यूज नहीं करेंगे अगर सेफ्टी जो है अगर किससे कम हो जाए, लेस देन, किससे लेस देन, लेस देन अगर 8 हो जाता है, उस केस में हम रोप को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, यहाँ पे देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप बाय एक्चुअल लोड ऑन रोप। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसको देखो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और वर्किंग लोड जो है आपका 8 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 है तो ठीक, 8 से अगर कम होता है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो रोप है वो अभी यूज के लायक नहीं है, उसमें डिफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 96 में आप देखें, रेगुलेशन नंबर क्या दिख रहा है, नो रोप शैल बी यूज फॉर पर्पज ऑफ हॉलेज इफ इट हैज एनी सीरियस विजिबल डिफेक्ट, विजिबल डिफेक्ट ओवर एनी लेंथ और इट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 8। अगर 8 से कम है तो उस केस में भैया कुछ फॉल्ट है रोप में या कुछ प्रॉब्लम है, उसको पहले देखना जरूरी है। ठीक है, इसलिए जो है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया गया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, यहाँ पे देखो, रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मान लीजिए कि 80 kN है, kN का मतलब किलो न्यूटन होता है। ठीक है, ये जो है आपका ये ये फोर्स का यूनिट है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, 80 किलो न्यूटन, वर्किंग लोड जो है वो कितना है, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हम इसको एफओएस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बस कर दो 80 में से डिवाइड कर दो 10 को। ठीक है, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो रोप सेफ है क्योंकि जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 8 आया है। अगर इससे नीचे आता तो आपका जो रोप है वो यूज करने लायक नहीं होता, आपको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। आगे आए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हॉलेज रोप इज टू बी रीकैप वंस एटलीस्ट इन एवरी वॉट। रीकैपिंग करते हैं तो यहाँ पे हम समझते हैं रीकैपिंग एक्चुअल में होता कैसे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, एक स्टैंड है। ठीक है, दिख रहा है आपको, राइट, ये स्टैंड जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके से इसको बना दिया गया, ग्रुप ऑफ वायर्स को ट्विस्ट करके इसको बना दिया गया, अब ये बन गया स्ट्रैंड। अब इसको रिकैपिंग जब हम करते हैं तो रिकैपिंग का क्या प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस है, ये नहीं कि भाई घुमा दिया हो गया, ट्विस्ट किया रिकैपिंग हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि इसमें जब हम इसको रिकैपिंग करते हैं तो आगे से हम कुछ इसको मतलब 3 मीटर कुछ हम काट देते हैं, पीछे से भी काटते हैं, और फिर जब हम इसका जो एंड होता है उसको हम इस तरीके से, जो आपका ये निकला हुआ है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वायर्स, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकाल देते हैं तो इस पे क्या होता है, इसको हम एक इस टाइप का बॉक्स आपको देख रहे हो, इस पर डाला जाता है और इसमें व्हाइट जो मेटल होता है वो भी मेल्टेड फॉर्म में उसको डाला जाता है, उसमें मिलाया जाता है। उसके बाद जब मिलाया जाता है तो जब मिला के जब सुखा देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया आपका, तैयार हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकैपिंग, ये हुआ रिकैपिंग, ये प्रोसेस।
तो हॉलेज रोप इज टू बी रिकैप, हॉलेज रोप जो होता है उसको रिकैप किया जाता है वंस एटलीस्ट इन एवरी वॉट 3 मंथ, 4 मंथ, 6, 9, 12 कितने महीने पे रिकैपिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 6 मंथ हो जाएगा, 6 मंथ पे रिकैपिंग होता है, ठीक है। क्योंकि भाई देख लो प्रोसेस लंबा है, आप 6 महीने नहीं, पता चला एक ही महीने में कर रहे हैं तो इतना जल्दी से कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। 6 मंथ का ड्यूरेबिलिटी होता है, बहुत ज्यादा इसका वर्किंग स्ट्रेंथ काफी बढ़िया हो जाता है अगर ये इस तरीके से रोप होता है। भाई उसमें भी वियर टियर होता है, कोरोशन हो जाता है, कोरोजन लग जाता है, ठीक है, घिसाव होता है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिससे उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, इसलिए इसको रिकैपिंग करना जरूरी है। आगे आए, यहाँ पे देखो 6 मंथ कहाँ मिलेगा, रेगुलेशन में 96 पे आइए। एवरी रोप विच इज कैप्ड शैल बी रीकैप, जिसका कैपिंग हुआ है, ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि जिसको हम कैप बोलते हैं ना, एक तरीके से सॉकेट समझ लो, ठीक है। तो उसी को जो है खोल के और उसको फिर क्या करते हैं हम, जिस तरीके से मैंने दिखाया ना, मोल्ड कर देते हैं उसको, किस तरीके से उसमें जो है व्हाइट मेटल लगाया जाता है, मतलब मेल्ट करके उसके बाद उसको रिकैप कर दिया जाता है। वंस एटलीस्ट इन एवरी 6 मंथ एंड इफ नेसेसरी एट सर्टेन इंटरवल अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कम इंटरवल पे भी कर सकते हैं लेकिन उसके भी कॉम्पिटेंट पर्सन के सुपरविजन में होना चाहिए। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बफर्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ टब्स आर टू बी एग्जामिन। क्या बोल रहा है, बफर्स और ड्रॉबैक्स, ठीक है। बफर्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ टब्स आर टू बी एग्जामिन वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days, वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 days, वंस एटलीस्ट इन एवरी 30 days, या फिर 15 दिन में। तो बफर और ड्रॉबैक्स जो टब्स में होता है उसको कब हम एग्जामिन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे आपको ये टब्स दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये टब्स है, ये सी चेन है, इससे इसको जो है क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ये सी चेन, ठीक है। तो ये जो है आपको दिख रहा है क्या, बफर, बफर, ठीक है। तो बफर और ड्रॉबैक्स जो है टब्स में जो लगे होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं हम कब, वंस एटलीस्ट इन एवरी, वंस एटलीस्ट इन एवरी, एक मिनट, वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 days, ठीक है। 14 days को याद रखेंगे हम, और भी एक टर्म यूज करते हैं, फोर्थ नाइट, ठीक, फोर्थ नाइट, ध्यान रखना है, ये फोर्थ नाइट का टर्म है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, पखवाड़ा बोलते हैं, 14 दिन का अंतराल होता है, उसको बोलते हैं फोर्थ नाइट, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए देखिए, ये आपका 94 रेगुलेशन, आप जाएंगे 94 रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, टब्स एंड देयर मूवमेंट दिया हुआ है, क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ एवरी बफर एंड ड्रॉबैक्स, every buffer and drawbacks of every tubs in use and of every safety catch, coupling chain and other attachments shall be examined। कहने का मतलब ये सारे क्या है, जो आपके टब्स में जो पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें टब्स में, तो वही बोल रहा है कि उसमें जो बफर और ड्रॉप बार लगा होता है, ठीक है, या फिर जो भी अदर सेफ्टी कैच है, कपलिंग चेन है, अदर अटैचमेंट जो लगे होते हैं, वो सबका एग्जामिनेशन होगा हर 14 दिन में, ठीक है। वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 days, मतलब 14 days में एक बार तो इसको क्या करना है, एग्जामिन करना ही करना है, बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा होगा, अपॉइंटेड फॉर द पर्पस एंड रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बाकी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। 17 देखो, अ लोकोमोटिव शैल नॉट बी यूज्ड वेयर ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड। लोकोमोटिव की बात कर रहा है कि जो लोकोमोटिव होता है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं जब ग्रेडियंट ट्रैक का कितने से ज्यादा एक्सीड हो जाए, 1 in 14, 1 in 15, 1 in 16, ग्रेडियंट एज परमिटेड बाय रीजनल स्पेक्ट्रम ऑफ माइंस, या फिर बी एंड डी। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसका आपका हो जाएगा क्या, 1 in, एक मिनट को, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 in 15। 1 in 15 के केस में, 1 in 15 अगर ग्रेडियंट आपका हो जाता है ट्रैक का, तो लोकोमोटिव यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए देखिए, रेगुलेशन 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकोमोटिव की बात की गई है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो साथ ही साथ यहाँ पे, अच्छा मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि बहुत बढ़िया राइटिंग बन रहा है, तो गर्वित और समीर ने बोला था कि मैम लिख के बताइए जरा। ये हो गया गर्वित के लिए, ठीक है, एक लाइक दबा दो इसके लिए। अब बनाएंगे हम समीर के लिए।
ये हो गया समीर के लिए। अब हम आते हैं वापस, नेक्स्ट टाइम बताना किसका नाम लिखना है, उसका लिख के बताएंगे। आ जाइए यहाँ पे। तो रेगुलेशन हमारा जो 100 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोकोमोटिव के बारे में दिया है। क्या लिखा है? नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड बिलो ग्राउंड otherwise done in accordance with the permission in writing by the chief inspector and subject to such conditions as may be specified. No locomotive shall be used where the gradient of track exceed 1 in 15. 1 in 15 अगर gradient exceed कर जाता है तो आप लोकोमोटिव यूज नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन अदर देन ड्राइवर shall be ride on any locomotive unless authority in writing to do so by the manager. नो पर्सन अदर देन द ड्राइवर शैल राइड ऑन एनी लोकोमोटिव। कोई भी लोकोमोटिव मतलब कि वाहन की बात हो रही है, कोई भी पर्सन, ठीक है, ड्राइवर के अलावा अगर कर रहा है वो ऑथराइज नहीं, एक तरीके से बोल रहा है, जब तक कि उसके पास मैनेजर के द्वारा ऑथराइजेशन ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें हॉल रोड का क्वेश्चन है, हॉल रोड ग्रेडियंट शुड नॉट एक्सीड। अब यहाँ पे पीवाईक्यू से क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है, ये कई बार आया। हॉल रोड से मतलब ऐसा लगता है चलो हॉल रोड से पूछ लेते हैं। होल माइन रेगुलेशन में आपको नहीं मिलेगा ये, कोई ये आपको सर्कुलर में ही मिलेगा। हॉल रोड ग्रेडियंट शुड नॉट एक्सीड, कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए? 1 in 60। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा, क्या है ये? हॉल रोड है, दिख रहा है। इस पे आपके बहुत जो सबसे भारी चलने वाली गाड़ी है वो क्या है आपकी? डंपर। ठीक है, ये चल रही है हॉल रोड पे, देख रहे हैं, 2 वे है ये। इसी तरीके से 1 वे होता है। ठीक, 1 वे और 2 वे दोनों होता है। तो इसको भी देखते हैं, इसका भी क्या कंडीशन है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो 1 in 60 स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स फॉर हॉल रोड्स। ये आपका सर्कुलर का क्वेश्चन, सर्कुलर का पोर्शन है। सर्कुलर में बहुत सारी चीजें हेम के बारे में या आपका हॉल रोड्स के बारे में बताई गई है। क्या दिखाई? कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे देखते हैं। ऑल रोड्स फॉर ट्रक, टिपर, डंपर और अदर मोबाइल मशीनरी शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू सूट देयर लोड कैपेसिटी, मेंटेन इन गुड कंडीशन। तो सिंपल से बता रहा है कि जो भी ट्रक्स, टिपर, डंपर है या कोई भी मोबाइल यानी जो चलने वाली मशीनरी है वो बहुत बढ़िया तरीके से जिसका लोड कैपेसिटी हो वो बढ़िया होना चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए। कोई भी व्हीकल अदर देन हेम शैल बी यूज ऑन हॉल रोड, यानी कोई भी व्हीकल अदर देन हेम वो यूज नहीं किया जाएगा हॉल रोड पे, एक्सेप्ट बिटवीन डेजिग्नेटेड पॉइंट्स एंड व्हेन परमिटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर के द्वारा परमिट होना चाहिए, तभी आप जाके कोई और गाड़ी वहां पे ले जा सकते हैं, चला सकते हैं। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, डायमेंशन, लेआउट ऑफ हॉल रोड शैल बी लेड डाउन एट कंपनी लेवल रिस्पेक्ट ऑफ ईच ओपन कास्ट माइन। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑल हॉल रोड्स इन ओपन कास्ट वर्किंग शैल बी अरेंज्ड टू प्रोवाइड वन वे ट्रैफिक having width of largest vehicle plying on the road plus 5 meter. Where this is not practicable, no road shall be of width or less than 3 times width of largest vehicle plying on the road plus 5 meter. क्या बोल रहे हैं कि वो जो भी हॉल रोड है ओपन कास्ट वर्किंग में, वहां वन वे की बात की गई। वन वे के केस में क्या होगा कि विद ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन दैट रोड, मतलब जो, अगर हम बात करते हैं डंपर की, ठीक है, ये डंपर है, डंपर चल रही है और ये आपका हॉल रोड है, तो बोलता है कि विद ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन दैट रोड। विद यानी कि चौड़ाई, तो हम चौड़ाई यानी इसका टायर की बात करेंगे, तो टायर का जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई यानी कि ये दिस वन चौड़ाई, तो टायर का जो चौड़ाई होगा, बोलता है चौड़ाई प्लस 5 मीटर, मतलब 5 मीटर और ऐड कर दो इसमें। इतना भैया, जब रोड का जब जो चौड़ाई है अगर वो बड़ा ही नहीं रहेगा तो गाड़ी जाएगी कैसे, आएगी कैसे? प्रॉब्लम तो ये है ना। डंपर को तो बहुत बड़ा रोड चाहिए भैया, आराम से भारी गाड़ी चल रही है, रोड भी तो उतना बड़ा चाहिए। हॉल रोड का नाम ही क्या है? बड़ा रोड। ठीक है, तो वन वे के लिए ये बता रहा है कि भाई जो भी आपका विद ऑफ क्या बोल रहा है, विद ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल फ्लाइंग ऑन दैट रोड प्लस 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जब हम, यहाँ पे आइए, अच्छा आगे आएगा तो चलो हम आगे बता देंगे इसको। हाँ, आगे बता देंगे, इसको देख लो। यहाँ पे देखें, नो रोड शैल हैव ग्रेडियंट स्टीपर देन 1 in 16। ठीक है, जो ग्रेडियंट होता है वो 1 in 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रोड जिसका स्टीपर है 1 in 16 का मतलब कि स्टीपर मतलब क्या होता है, जो ढलान हम कहते हैं, इतना ज्यादा ढलान है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 in 16 से। ग्रेडियंट ऑफ रैंप शैल नॉट बी स्टीपर देन 1 in 10। रैंप की बात कर, रैंप जो है ये आपका 1 in 10 से स्टीपर नहीं होना चाहिए। एंड लेंथ शैल नॉट बी मोर देन 50 मीटर, 50 मीटर से ज्यादा इसका लेंथ भी नहीं होना चाहिए एक स्ट्रेच में। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रैम शैल बी यूज फॉर क्राउलर माउंटेड मशीन ओनली एंड नॉट फॉर टायर माउंटेड मशीन। तो रैम्स की बात करें कि रैम्स जो है सिर्फ क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए यूज होता है। क्रॉल का मतलब क्राउल करके जो जाता है, और टायर माउंटेड मतलब जिसमें टायर लगे होते हैं, ठीक है। टायर माउंटेड मशीन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रैम क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आपका जो गजट है उसका यहाँ पे दिया हुआ है, सर्कुलर का चीज है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे चीजें दी हुई है, देखो जो आपका पैरापेट वॉल था, ठीक है, उसके लिए डायमेंशन बताया गया कि जो विद है वो टॉप वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो बॉटम है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हाइट जो है नॉट लेस देन द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट टायर ऑफ व्हीकल प्लाइंग ऑन द रोड। ये आपका पैरापेट वॉल के लिए बताया गया है कि इसको ध्यान रखना है, वो कितना उसका लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको भी कुछ चीजें मिलेंगी, बाकी ये रेफरेंस आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्या कहता है, parts of a rope haulage system that are to be examined by a competent person once at least in every 24 hours are। कह रहा है कि रोप हॉलेज सिस्टम का जो पार्ट्स है, ठीक है, उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा वंस एटलीस्ट इन एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में एक बार तो करना ही है इसको। लेकिन क्या क्या चीजें उसमें आ रही है, मतलब हॉलेज सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, हॉलेज इंजन, ब्रेक व्हील, रोप, अदर अप्लायंस इन यूज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। जाहिर सी बात है भैया, ये सारी चीजें आएंगी ना, हॉलेज इंजन अभी आएगा, ब्रेक का जो व्हील होता है वो भी देखेंगे, रोप देखेंगे, अदर कोई अप्लायंस है उसको भी देखेंगे, सारा ही सही हो जाएगा। तो जो आपका रेगुलेशन नंबर 98 है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो वंस एटलीस्ट इन एवरी 24 आवर्स एवरी हॉलेज इंजन, ब्रेक व्हील, रोप एंड अदर अप्लायंस इन यूज, इनको हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे इसका, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा चीज और एक पॉइंट है, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days every track where the haulage is affected by means of mechanical power or gravity and every safety contrivance fitted therein। तो हर 7 दिन में एक बार जो है क्या करेंगे हम, वो जो ट्रैक है आपका हॉलेज ट्रैक, उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, या कोई भी अगर मैकेनिकल मीन्स है, ठीक है, पावर या ग्रेविटी के लिए जिससे हम यूज कर रहे हैं, उसको भी हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। फिर आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 20, अ कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल ऑफ रोप हॉलेज इज टू बी प्रोवाइडेड। क्या बोल रहा है, कोड ऑफ सिग्नल जो है आपका, ठीक है, कोड ऑफ सिग्नल रोप हॉलेज का, उसका कॉपी जो है वो किसको प्रोवाइड किया जाएगा, एट द प्लेस वेयर हॉलेज इंजन इज ऑपरेटेड, at every 30 मीटर, at every पीरियड जंक्शन, at all regular stopping places। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ए और डी हो जाएगा। एट द प्लेस वेयर हॉलेज इंजन इज ऑपरेटेड, एट ऑल रेगुलर स्टॉपिंग प्लेसेस। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि जो कोड ऑफ सिग्नल का जो कॉपी होता है, ठीक है, रोप हॉलेज की हम बात कर रहे हैं, वो हर उस जगह मतलब पहुंचाया जाएगा जहां पे हॉलेज इंजन काम कर रहा है, ठीक है, जहां हॉलेज इंजन काम कर रहा है वहां पहुंचाया जाएगा, और जो भी आपका रेगुलर स्टॉपिंग प्लेस है वहां पे भी इसको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है कोड ऑफ सिग्नल यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, वहां पे भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज देख लेना, हॉलेज रोडवेज का आपको देखना है, रेगुलेशन में 92 4 रैप है, यहाँ पे आपको देखना है किस किस रैप में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या करनी होती है, ये ध्यान रखना है। फिर आई 21 पे, ड्यूरिंग हैंड ट्रैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू टब्स शुड नॉट लेस देन, क्या बोल रहा है कि हैंड ट्रैमिंग के समय डिस्टेंस जो होगा दो टब्स के बीच में वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 6 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। हैंड ट्रैमिंग का मतलब ये होता है कि जब हम उसको पुश करते हैं मैनुअली, ठीक है, तो मैनुअली जब हम पुश करते हैं टब्स को, ठीक है, तो उस केस में बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है दो टब्स के बीच में वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 6 मीटर, 10 मीटर, 12, 15, 20। तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने आपको। आइए फिर यहाँ पे आप देखेंगे रेगुलेशन नंबर, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आप देखें टब्स में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको .8 दिख रहे हैं, प्रोवाइड दैट टू टब्स शैल बी डीम्ड टू बी इन क्लोज सक्सेशन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एनी टाइम इज लेस देन 10 मीटर, ठीक है। और ऊपर से देखें, टू और मोर टब्स शैल नॉट बी मूव बाय हैंड इन क्लोज सक्सेशन बट शैल बी कपल्ड एंड मूव टुगेदर। क्या बोल रहा है कि दो या दो से ज्यादा टब्स जो है वो shall not be moved by hand in close succession, मतलब हैंड से पुश करके नहीं आगे बढ़ाना है, बट shall be coupled and move together, मतलब कपल कर दिया जाए साथ में, जैसे एक टब्स है इसको कपल कर दिया हमने दूसरे के साथ, ठीक है, ये इस तरीके से, तब जो हम इसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे, ठीक है, इस तरीके से बोल रहे हैं यहाँ पे। और वही बोल रहा है कि दो टब्स अगर मान लीजिए क्लोज सक्सेशन में है भी, तो उन बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे बता रहा है 10 मीटर से,
क्वेश्चन 22, which part of a rope haulage system are to be examined by a competent person once at least in 7 days? बोल रहा है कि कौन सा पार्ट रोप हॉलेज सिस्टम का एग्जामिन किया जाना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा 7 दिन में एक बार? ट्रैक, स्टॉप ब्लॉक, रनवे स्विच, ऑल सेफ्टी डिवाइसेस या फिर ए एंड डी? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है कि इंपॉर्टेंट, अभी हमने ऊपर ही देखा था 7 डेज का हमने देखा था, ट्रैक था, ऑल सेफ्टी डिवाइस के बारे में जिक्र किया गया था, स्टॉप ब्लॉक नहीं था उसमें और ना ही रनवे स्विच दिया हुआ था। ध्यान रखना आपको, ट्रैक और क्या ऑल सेफ्टी डिवाइस का जो है एग्जामिनेशन करेंगे हर 7वें दिन में एक बार। ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे आइए, रेगुलेशन नंबर 98 जहाँ पे एग्जामिनेशन दिया था हॉलेज इंजन का, वहां पे आपने देखा था सब रेगुलेशन ए, सब रेगुलेशन बी दिया है। क्या दिया है? once at least in every 7 days every track where the haulage is effected by means of mechanical power or gravity and every safety contrivance fitted there। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए एंड डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए, मस्त है, मैच द फ्लोइंग दिया हुआ, देखते हैं उसको। यहाँ पे एक साइड आपको सेफ्टी डिवाइस लिखा है, उधर सिस्टम लिखा है। जब हमको सबसे स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया इनलेस हॉलेज जो मैंने दिखाया उसमें, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? क्लिफ्टन पुली दिया हुआ था, राइट? क्लिफ्टन पुली, जिसके होते हुए क्या आपका रोप जो है होते हुए जाता है आगे टप्स के पास। ठीक है, क्लिफ्टन पुली जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर एंडलेस रोप हॉलेज ही तो हो जाएगा, स्टार्टिंग में बताया आपको, दिमाग लगाओ वहीं से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद रनवे स्विच जो आप देख रहे हैं ये कहाँ लगाया जाता है भैया? ये तो आपका रोप हॉलेज में लगाया जाता है। ठीक है, कैप्स मैंने आपको बताया था कहाँ लगता है? ड्रम वाइंडिंग में लगता है, तो ड्रम वाइंडिंग देख लिए। और ऑटोमेटिक फ्लोट अलार्म ये इनंडेशन के केस में हो सकता है। ठीक है, ये सेफ्टी डिवाइस लगाए जाते हैं। तो पी का आपका क्या हो जाएगा? पी का आपका 3 हो जाएगा। पी का 3 किधर है भाई साहब? ये रहा पी का 3। 3 कहीं है ही नहीं इसमें, लो। क्यू का 4, क्यू का 4 है, ठीक है, आर का 1 है, राइट, एस का 2 है, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो ना, किसी का कॉन्सेप्ट अगर आपसे लिंक भी कर रहे हो, अच्छा इसका तो वो होगा, हो गया सॉल्व, उसमें कौन सा बहुत ज्यादा पहाड़ ढकेलना है कि भाई क्या ही हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर आइए 24 पे, इन अ बेल्ट कन्वेयर सिस्टम फंक्शन ऑफ स्नैप पुली इज टू। अब स्नैप पुली का फंक्शन क्या होता है बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में? क्लीन इनर सरफेस ऑफ द बेल्ट, क्लीन आउटर सरफेस ऑफ द बेल्ट, या फिर इंक्रीज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बेल्ट विद ड्राइव ड्रम, या फिर इंक्रीज बेल्ट टेंशन, या फिर सपोर्ट द बेल्ट। तो सिंपल सा बात है, इसमें क्या होता है? इंक्रीज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बेल्ट विद ड्राइव ड्रम। स्नैप पुली का फंक्शन मेन यही होता है कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, ड्राइव ड्रम से जो बेल्ट जुड़ा हुआ है उसका एंगल बढ़ना जरूरी है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 25 देखें, 25 क्या कहता है? 2 रेल्स ऑफ ए हॉलेज ट्रैक्स आर जॉइंट बाई। अब देखो, 2 रेल्स जो होते हैं ना हॉलेज ट्रैक में, उसको हम ज्वाइन करते हैं ज्वाइनिंग प्लेट से, राइस प्लेट से, मीट प्लेट से, फिश प्लेट से। नाम भी ऐसे ऐसे रखा है ना, चावल, मीट, मछली, मच्छी, गजब गजब नाम है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? फिश प्लेट। ये देख सकते हैं ना, ये जो आप देख रहे हो ट्रैक, ठीक है, दोनों को जोड़ा गया है इस फिश प्लेट से। इस तरीके से होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरीके से भी होता है। 2 रेल्स को जो हम जोड़ते हैं हॉलेज ट्रैक में, उसको हम जोड़ते हैं फिश प्लेट से। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे। यहाँ बताइए फिश प्लेट्स क्या है, जिसको हम जॉइंट बार भी बोलते हैं। क्या? जॉइंट बार्स भी बोलते हैं। फॉर हॉलेज ट्रैक आर स्पेशलाइज्ड मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स होते हैं यूज्ड इन माइनिंग एंड लाइट रेलवेज टू कनेक्ट रेल एंड्स, इंश्योरिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड अलाइनमेंट फॉर अंडरग्राउंड और इंडस्ट्रियल ट्रॉली ट्रांसपोर्टेशन। बहुत ज्यादा जो है ये होता है, इसमें ग्रिप बहुत तेज होती है, मतलब काफी स्टेबल होता है, इसलिए जो है इसको यूज किया जाता है फिश प्लेट को। फिर ऑलरेडी यहाँ पे रनवे स्विच आप देख रहे हैं, रनवे स्विच इज यूज इन कनेक्शन विद, यहाँ पे आपको डायग्राम में रनवे स्विच दिख रहा है। इसके से बोल रहा है कि रनवे स्विच हम किस कनेक्शन में यूज करते हैं? डायरेक्ट रोप हॉलेज, इंडलेस रोप हॉलेज, एरियल रोप वे, या मेन टेल रोप हॉलेज में। देखो ध्यान इसमें दो, डायरेक्ट रोप हॉलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं कि यहाँ पे आप आगे आएगा तो मैं दिखाती हूँ डायरेक्ट रोप हॉलेज कहाँ पे है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे टब्स है, टब्स जो है पीछे आ रही है, और यहाँ पे आगे आपका क्या लगा हुआ है? यहाँ पे आपका लगा हुआ है बैक स्टे। ठीक है, बैक स्टे लगा हुआ, बैक स्टे के बाद भी अगर वो टब जो है वो पीछे की तरफ काफी स्पीड में आ रहा है, तो उसको रनवे रोक सकता है, रनवे स्विच रोक देगा। ये डायरेक्ट रोप हॉलेज में हमें देखने को मिलता है। फिर हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ मिलेगा आपको? डीजे देशमुख वॉल्यूम 3 चैप्टर 15
पेज नंबर 255 में आपको देखने को मिलेगा, पूरा निकाली हूँ वहां से, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। डायरेक्ट रूप कॉलेज पढ़ना वहां मिल जाएगा, बैक स्टे यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया, बैक स्टे, और फिर आपको डायरेक्ट रूप कॉलेज भी देखने को मिल जाएगा उसी में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। ज्वाइनिंग ऑफ टू रोप्स इज कॉल्ड, दो रोप्स को जोड़ने, ज्वाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, इंटरलॉकिंग या फिर गैसिंग। डायग्राम में देखो, ये देख रहे हो, दो ट्विस्टेड जो आपका स्ट्रैंड है उसको हमने क्या किया है? आपस में जोड़ा है, ठीक है, जोड़ा है दो रोप्स को। जब दो रोप्स को हम जोड़ देते हैं तो इस केस को हम बोलते हैं क्या? स्प्लाइसिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ध्यान रखना। ये देखो इस तरीके से डायग्राम में दिख रहा है। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको जानने जरूरी है आपके लिए, तो देखिए कहाँ मिलेगा आपको? चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा, डीजे देशमुख वॉल्यूम 3, वायर रोप्स एंड देयर अटैचमेंट की बात हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये दो रोप है, ठीक है। इस दो रोप को क्या किया गया है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले ये रोप था, इसका जो एंडिंग आप स्टैंड दिख रहा है उसको हमने क्या किया? बाहर निकाला, फिर उसको हम ट्विस्ट करके जब हम उसको मोड़ेंगे आगे से और पीछे से, यहाँ पे 3 मीटर हम उसको क्या करेंगे? काट देंगे। काटने के बाद जो स्टैंड निकलता है उसको हम क्या करेंगे? ट्विस्ट करके मोड़ देंगे पूरे, जिस तरीके से पूरा वो क्या हो जाएगा? पूरा रोल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग अ वायर रोप, ठीक है। स्प्लाइसिंग इज अ मेथड ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू रोप वायर रोप्स परमानेंटली विदाउट यूजिंग स्पेशल फिटिंग्स और अटैचमेंट। सिंपल से बात है कि भैया दो वायर रोप्स को हम परमानेंटली जोड़ देते हैं बिना किसी स्पेशल फिटिंग या अटैचमेंट्स के, हम उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको बाद में ही पढ़ सकते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, इसको आप आराम से पढ़ लेना। ये आपको 96 में भी देखने को मिल जाएगा, हॉलेज रोप में, ठीक है। नो रोप विच हैज बीन स्प्लाइस शैल बी यूज्ड इन डायरेक्ट हॉलेज। ध्यान देने वाली चीज है कि कोई भी रोप अगर स्प्लाइस नहीं किया हुआ है तो उसको हमको डायरेक्ट हॉलेज में यूज नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक। ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार लगाया है इसीलिए। आओ क्वेश्चन नंबर 28 देखो। एग्जामिनेशन ऑफ, एग्जामिनेशन से क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन एंड रोप। यहाँ पे बात हुआ है हॉलेज इंजन एंड रोप का, कब करते हैं? वन साइड इन एवरी 24 आवर्स, बिल्कुल सही लिखा है। हॉलेज ट्रैक एंड सेफ्टी डिवाइस वन साइड इन एवरी 7 डेज, ये भी सही है। टब बफर्स, ड्रॉ बार्स एंड टब कपलिंग, ये 14 डेज पे होता है। हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज 7 दिन पे होता है। तो एग्जामिनेशन तो बिल्कुल सही लिखा तो है, सब तो सही है, ये भी सही है। और हॉलेज ट्रैवलिंग रोडवेज 7 दिन पे, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। तो इससे क्या होता है कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि भैया हॉलेज इंजन हो गया, रोप हो गया, ये सब हर 24 आवर्स में एक बार जो है क्या करना है? चेक करना है, एग्जामिनेशन करना है। हॉलेज ट्रैक और सेफ्टी डिवाइस को हर 7वें दिन पे एक बार। टब बफर्स, ड्रॉ बार्स को 14 दिन में एक बार। हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवेज को 7 दिन में एक बार। तो इस हिसाब से जो है आपका ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हॉलेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये चार्ट में बना के लेके आई हूँ आपके लिए, कन्वीनियंट के लिए कि आपको थोड़ा सा इजी पड़े। 98 99 आपको याद रखना है। यहाँ पे हॉलेज इंजन, ब्रेक, रोप एंड अदर अप्लायंस के लिए आपको क्या करना है? डेली यानी कि 24 आवर्स में एक बार क्या करना है? इसको इंस्पेक्शन करना है, एग्जामिनेशन करना है। ट्रैक एंड सेफ्टी डिवाइस के लिए हर 7 दिन में एक बार। टब बफर्स, ड्रॉ बार, सेफ्टी कैचेस एंड टब कपलिंग के लिए हर 14 डेज में एक बार। हॉलेज ट्रैवलिंग रोडवेज के लिए 7 दिन में एक बार, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्विक रिवीजन पॉइंट है, इसको भी आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, सारा रेफरेंस दे भी दिया है, कहाँ कहाँ से हम लेके आए हैं। रेगुलेशन 94 में देखेंगे आप, टब्स एंड देयर मूवमेंट में मिल जाएगा। रेगुलेशन में एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन और एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज सब मिल जाएगा यहाँ पे, आप इसको पीडीएफ को देखेंगे तो। और जल्दी से जल्दी लाइक करते जाना, एक लाइक तो दबाते जाना है, ठीक है। लाइक करना है, बिल्कुल लाइक करना है, मेरा मोटिवेशन और मेरा जो मेंटल पीस है उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा मैं बिल्कुल वीडियो बना ही नहीं पाऊंगी। मुझे लगेगा कि आप लोग को शायद पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए शायद मुझे नहीं बनाना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताते भी रहना कि कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। आओ क्वेश्चन 29, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट, मतलब ग्रेडियंट ऑफ रैम्प इन ओसी ओपन कास्ट माइन शैल नॉट एक्सीड 1 in 12। तो रैम्प को तो मैंने आपको वहीं बता दिया था, ग्रेडियंट ऑफ रैम्प इन ओसी माइन शैल नॉट एक्सीड 1 in 10। रैम्प लेंथ शैल नॉट एक्सीड 50 मीटर एट वन स्ट्रेच। रैम्प शैल बी यूज ओनली फॉर क्राउलर माउंटेड मशीन। तो यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं इनकरेक्ट, इसमें से क्या है? तो ये तो आप देखे ही थे कि रैम शैल बी यूज ओनली फॉर क्राउलर माउंटेड नॉट फॉर टायर माउंटेड, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है। रैम्प लेंथ शैल नॉट एक्सीड 50 मीटर एट वन स्टेज, बिल्कुल सही। ग्रेडियंट ऑफ रैम्प ऑफ ओसी मैन शैल नॉट एक्सीड 1 in 10, बिल्कुल सही लिखा है। 1 in 10 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, 1 in 12 नहीं होता है।
तो ध्यान इसको देना है कि राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 1 in 12 नहीं होगा क्योंकि अदर ऑप्शंस बिल्कुल सही दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ऑफ रैंप इन ओसी माइंस शैल नॉट एक्सीड 1 in 10, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मतलब राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये करेक्ट है, वो गलत दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट 30, विद ऑफ हॉल रोड, विद ऑफ हॉल रोड शैल नॉट बी लेस देन, बोल रहा है कि हॉल रोड का जो चौड़ाई है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। विद ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर फॉर वन वे रोड, विद ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल इंटू 3 प्लस 5 मीटर फॉर टू वे रोड, या फिर विद ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल इंटू 2 प्लस 5 मीटर फॉर टू वे रोड। देखो इन दोनों केस में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं विद ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल इंटू 2 बोल रहा है, इंटू 2 होगा कि इंटू 3 होगा? भाई 2 नहीं होता है भाई, 3 होता है। 3 इंटू 5 मीटर फॉर टू वे रोड और विद ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर फॉर वन वे रोड। तो ए और बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ ए वे बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में मैंने कई बार बताया है, शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है, अपलोड किया है। ये हॉल रोड ट्रिक्स मैंने बताया था कि वन वे हॉल रोड के लिए क्या से आप इसको कैलकुलेट करोगे, विद ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, ठीक है। यानी कि जो विद कहने का मतलब जो आपका डंपर चल रही है, डंपर का है, उसका विद आपको देखना है कितना है, ठीक है। जो भी विद होगा, ठीक है, मान लीजिए जो भी विद उसका आया उसको आप क्या करेंगे, प्लस 5 मीटर करेंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको वन वे हॉल रोड का जो है आपको पता चल जाएगा कि इतना होना चाहिए, ठीक है। इतना मीटर जो है आपका डिस्टेंस होना चाहिए हॉल रोड का, वन वे का जो डिस्टेंस है वो कह रहे हैं। जैसे अगर ये वन वे है तो इस बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि इस बीच का जो चौड़ाई है, विद है, वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और टू वे के लिए क्या बोला है, सेम चीज करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू जो भी आपका लंबा मतलब बड़ा चलने वाली गाड़ी है, ठीक है, विद ऑफ लार्जेस्ट फ्लाइंग व्हीकल ऑन द हॉल रोड, तो यहाँ पे प्लस क्या करना है, 3 इंटू जो भी आपका दिया विद ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस, एक मिनट, ठीक है, 3 इंटू विद ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा टू वे हॉल रोड के लिए, ठीक है। आगे 31 कहता है corners and bends of haul road shall be so designed so as to provide a clear view of not less than, क्या बोल रहा है भाई साहब कि जो कॉर्नर और बेंड्स है हॉल रोड का, ठीक है, तो पहले हम हॉल रोड दिखा दें आपको। अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हो आप हॉल रोड देख रहे हैं, ठीक है, तो हॉल रोड में जो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ से हॉल रोड चल रही है, ये टर्निंग है। ये टर्निंग को कैसा डिजाइन करना चाहिए कि जो आपका ड्राइवर है यानी जो चला रहा है, ठीक है, डंपर ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, वो चला उसको कितना मतलब कितने स्पीड पे वो रहे, उसको पता होना चाहिए कि भाई टर्निंग आ रहा है, हमें यहाँ रोकना है। वो वहां क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ऑलराइट, यहाँ पे देखें कॉर्नर्स एंड बेंड्स ऑफ हॉल रोड, ठीक है, क्या दिया है, shall not be less than 100 meter 3 times braking distance at a speed of 40 km per hour, 60 meter as decided by manager depending on type of dumper brake। Right answer will be 3 times braking distance at a speed of 40 km per hour। तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है उसको जाना होगा, और उसका क्या बोला, 3 टाइम्स ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो ब्रेक वो मारेगा तो 3 टाइम्स बोला, 3 गुना ब्रेकिंग डिस्टेंस का होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो चल रहा है तो उसको ऐसा ब्रेक मारना है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते वो उसकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल रुकने की अवस्था में हो जाए, और उसके बाद वो आराम से जो है टर्न मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसको, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। और ये आपको वही जो ऊपर हम स्टैंडर्ड्स और जो देख रहे थे पैरामीटर्स हॉल रोड का, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स व्हीकल हैव अ क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस नॉट लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस। जब ब्रेक हम दबाते हैं उसका 3 गुना कह रहा है कि उतना जो है उससे कम नहीं होना चाहिए, इतना उसका होना चाहिए, और जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हेम का बता रहा होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, पुल कॉर्ड इन बेल्ट कन्वेयर सिस्टम इज, पुल कॉर्ड जो होता है बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में वो क्या काम होता है उसका, क्लीनिंग डिवाइस, क्लीनिंग डिवाइस थोड़ी है, अ डिवाइस टू स्टॉप कन्वेयर इन इमरजेंसी, अ डिवाइस टू क्लीन द बेल्ट ऑफ अदर्ड कोल डस्ट, अ डिवाइस टू डिस्चार्ज कोल ऑन वन साइड ऑफ बेल्ट, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत कॉमन सी चीज है, पुल कॉर्ड के बारे में बता रहा कन्वेयर सिस्टम में। कन्वेयर सिस्टम क्या करता है, ये इमरजेंसी केस में क्या करता है, कन्वेयर को रोक देता है, पुल कॉर्ड का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी डिवाइस है ये भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो
दिख रहा है पुल कॉर्ड लगा हुआ है ये बेल्ट कन्वेयर में, ठीक है। ये इस तरीके से होता है पुल कॉर्ड, ये दिस वन, ये पुल कॉर्ड है, ठीक। रेगुलेशन नंबर 97 में जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अवे रोडवे कन्वेयर शैल बी सो इंस्टॉल दैट कैन बी स्टॉप फ्रॉम एनी प्लेस अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ कन्वेयर बाय प्रोवाइडिंग पुल कॉर्ड स्विचेस और एनी अदर सुटेबल सिस्टम। तो सिंपल से बोल रहा है भाई कोई भी रोडवे कन्वेयर है उसको इस तरीके से इंस्टॉल किया जाना चाहिए वहां पे कि हम किसी भी प्लेस से पुल कॉर्ड की मदद से, पुल कॉर्ड स्विच की मदद से हम किसी भी जो आपका रोडवे कन्वेयर है उसको हम रोक सके, ठीक है। उसको हम रोक सके और ये इतना कन्वीनियंट होना चाहिए। तो पुल कॉर्ड यही होता है, ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये है, ठीक है। बेल्ट कन्वेयर यहाँ पे आप पढ़ेंगे उसको, आपको वहां पे भी मिल जाएगा, मतलब डीजे देशमुख के बुक में, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, अटैचमेंट फिटेड टू एक्सल ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ एन असेंडिंग सेट इन डायरेक्ट हॉलेज इज नोन एज। अब वही चीज क्वेश्चन आया है कि जो आपका एक्सल मतलब ये आपका टब है, ठीक है, ये इसका चक्का है, जो बीच में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द अटैचमेंट फिटेड टू एक्सेल ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ असेंडिंग सेट, मतलब लास्ट टब, टब का बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे और भी टब है, ठीक है। लास्ट टब मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, खोल भरा हुआ इसमें, लास्ट टब मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। तो क्या बोलता है कि एक अटैचमेंट जो हम इसमें फिट करेंगे, ठीक है, एक्सेल टू ऑफ द लास्ट टब के एक्सेल में एन असेंडिंग सेट इन डायरेक्ट हॉलेज, मतलब डायरेक्ट हॉलेज के केस में बोल रहा है कि असेंडिंग सेट में हम क्या करेंगे, इसके एक अटैचमेंट फिट कर देंगे, ठीक है, एक्सेल में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक कैच ड्रैग बफर स्टॉप ब्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब ड्रैग, क्या बोलते हैं, ड्रैग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ड्रैग, जिसको हम बैक स्टे भी बोलते हैं, बैक, ठीक है, जिसको हम बैक स्टे भी बोलते हैं, ड्रैग और बैक स्टे जिसको हम बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे देखें, ये देखो ड्रैग और बैक स्टे, तो ये ईएमटी में आपको मिल जाएगा और 92 रेगुलेशन हॉलेज रोडवेज में भी मिल जाएगा। दिस इज यूज्ड बिहाइंड एन असेंडिंग सेट ऑफ टब्स ऑन अ डायरेक्ट रोप हॉलेज और ऑन अ इंडलेस हॉलेज, ठीक है। क्या बोल रहा है, बैक स्टे जो है हम क्या करते हैं, असेंडिंग सेट ऑफ टब्स जो होते हैं, मतलब जो टब्स होते हैं उनका जो सेट होता है, सेट ऑफ टब्स यानी कि दो सेट्स की बात हो रही है, उसका जो असेंडिंग टब होगा यानी कि जो छोटे से आगे से पीछे की तरफ, तो उसके नीचे में हम बिहाइंड लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हॉलेज रोड में या फिर हम एंडलेस हॉलेज में भी लगा सकते हैं। वही बोल रहा है, इट इज एन अटैच टू द टब एक्सेल एंड इन द इवेंट ऑफ रनवे ऑफ टब्स द पॉइंटेड एंड ऑफ द बैकस्टे स्टॉप अगेंस्ट स्लीपर ऑफ द ट्रैक एंड द ट्रैवल ऑफ द टब्स और ट्रेन ऑफ अ टब इज अरेस्टेड। तो आप जान रहे हो बैक स्टे, और हमने वो देखा ही है ड्रैग कैसा होता है, ठीक है। तो वो जो हम लगा देंगे तो क्या होगा, जो टप्स जो है मतलब भागने लगती है वो स्टॉप हो जाएंगी, भागेंगी नहीं, ठीक है। तो ये चीजें थी। बाकी हम आते क्वेश्चन 34 पे। रनवे स्विच इज यूज इन कनेक्शन विथ, रनवे स्विच जो है किसके कनेक्शन में यूज किया जाता है, ग्रेविटी हॉलेज, डायरेक्ट हॉलेज, मेन टेल हॉलेज या फिर एंडलेस हॉलेज। तो रनवे स्विच अभी हमने देखा है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शायद डायरेक्ट हॉलेज में हम इसको यूज करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो हम ठीक है देख लेंगे। ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 267 में ईएमटी के। ये देखिए यहाँ पे कंबाइंड, एक्चुअली इस पे क्या है ना कि दो चीजें हैं, कंबाइंड स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच। ये कंबाइंड स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच, स्टॉप ब्लॉक जब काम नहीं करे तो फिर हम रनवे स्विच लगाते हैं, ये तो हम जाने। दिस इज यूज टू ब्रो ऑफ अ डायरेक्ट रोप हॉलेज एंड इज सो कंस्ट्रक्टेड दैट वन टाइम आइदर द स्टॉप ब्लॉक और द रनवे स्विच इज इफेक्टिव इन द इवेंट ऑफ रनवे ऑफ सेट ऑफ टब्स। कहना यही चाह रहा है कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कोई ना कोई तो रोक के देगा, मतलब रनवे स्विच तो रोक ही देना है बिल्कुल। इट इज मैनुअली ऑपरेटेड बाय द हॉलेज अटेंडेंट व्हेन द सेट ऑफ टब्स हैज टू पास क्लियर ऑफ द स्टॉप ब्लॉक। तो मैनुअली ये ऑपरेट किया जाता है हॉलेज अटेंडेंट के द्वारा, ठीक है। जब स्टॉप ब्लॉक्स को पास करके यानी क्लियर करके स्टार्ट ऑफ टब्स आगे बढ़ जाता है, उस केस में रनवे आपका स्विच जो है वो काम करता है, ठीक है। वो तो डायग्राम में हमने देखा ही था किस तरीके से वो वर्क करता है। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, ये जो आपका टब सेट का लेंथ जो यहाँ पे दिया हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्या दिया है, ट्रैक दिख रहा है आपको, ये ट्रैक, इस ट्रैक पे यहाँ पे हैंड लीवर लगा हुआ है, वही वाला डायग्राम जो दिखा रहे थे आपको, किस तरीके से यहाँ पे इसको लॉक कर देता है। ये देखो यहाँ पे, ये तो आपका जो है ये क्या पोजीशन है, ये ऑन, ये ऑफ पोजीशन है, ये ऑन पोजीशन है। जब ऑन कर दिया तो किस तरीके से ये वर्क करेगा, वहीं पे आके आपका रुक जाएगा, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 35, इफ efficient telephonic communication shall be provided between ends of haulage system and the top of shaft or incline if the length of haulage system exceed, बोल रहा है कि efficient telephonic communication जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए between end of haulage system and top of the shaft or incline if length of haulage system exceed। अगर तो कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 300 मीटर। ठीक है, अगर 300 मीटर से ज्यादा आपका हॉलेज सिस्टम का लंबाई हो जाता है उस केस में आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ये यहाँ पे बता रहा है। कहाँ मिलेगा, रेगुलेशन में 92 में मिल जाएगा आपको हॉलेज रोडवेज में। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, व्हेन इन एनी माइन बिलो ग्राउंड अ सिस्टम ऑफ हॉलेज रोडवेज एंड कन्वेयर if any extend to a distance of more than 300 meter from the shaft or any entrance to the mine, efficient telecommunication shall be provided and maintained between the end of every subsystem and the bottom and the top of the shaft। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो है एफिशिएंट कम्युनिकेशन यानी टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, चूज द इनकरेक्ट, यानी कि गलत आपको यहाँ पे पता करना है। नो रोप शैल बी यूज फॉर हॉलेज इफ इट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 8। ज्यादा होशियार बन रहा है, क्वेश्चन देख लो, हमसे होशियारी। अच्छा, यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी रोप हम हॉलेज के लिए यूज नहीं करेंगे अगर उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 8 से कम है तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है भाई, ये तो हमने पढ़ा ही अभी ऊपर। स्प्लाइस रोप शैल नॉट बी यूज इन डायरेक्ट हॉलेज, ये भी हमने पढ़ा था वहां पे कि वो डायरेक्ट हॉलेज में हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा आपसे, सॉरी ये आपका सही है एक्चुअल में, इनकरेक्ट पूछा यानी गलत स्टेटमेंट बताना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ टब कपलिंग शैल नॉट बी लेस देन 8 लिखा हुआ है। बेल्ट कन्वेयर यूज इन सीरीज शैल बी प्रोवाइडेड विद सीक्वेंशियल कंट्रोल सीक्वेंशियल इंटरलॉक, तो भैया टब कपलिंग के जो है वो लेस देन 8 नहीं होगा और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ, यहाँ पे देखें टब कपलिंग शैल नॉट बी लेस देन 8 नहीं होगा, यहाँ पे ये 8 नहीं होगा तो क्या होगा आपका 7 होगा। ठीक है, क्या होगा 7, नॉट लेस देन 7। ठीक है, यहाँ पे ईच कंपोनेंट्स ऑफ कपलिंग शैल नॉट फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 7 in relation to maximum static load which shall be ensured by testing at an interval of not exceeding 3 years and record shall be maintained। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि टब कपलिंग की बात कर रहा है कि कब हम यूज नहीं करेंगे, अगर उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 7 से कम हो जाए तो उस केस में हम उसको यूज नहीं करेंगे। 7 है तो फिर ठीक है, लेकिन उससे कम होता है तो वी कांट यूज दिस टब कपलिंग। ठीक है, हम कपल नहीं करेंगे टब को, सिंपल सी बात है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे, चूज द इनकरेक्ट नहीं, चूज द इनकरेक्ट, अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट चूज करना है। एक स्टेटमेंट है, प्रोविजन शैल बी मेड दैट द बेल्ट कन्वेयर स्टॉप ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ, तो यानी कि बेल्ट कन्वेयर ऑटोमेटिकली कब स्टॉप हो जाता है, एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द ड्रम, रोलर और अदर ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रेकेज ऑफ बेल्ट, ओवरलोडिंग ऑफ द बेल्ट कन्वेयर, फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन द बेल्ट कन्वेयर। तो बोलता है कब, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो भाई बेल्ट कन्वेयर पे ओवरलोडिंग थोड़ी होता है, ये कहाँ से होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बेल्ट का ब्रेकेज हो सकता है, आग लग सकता है हीटिंग की वजह से, मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग लग सकती है, एक्सेसिव फ्रिक्शन हो सकता है बेल्ट और ड्रम के बीच में, या कोई अदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, तो बाकी सब सही है, वही आपका सी जो है ये राइट हो जाएगा, ओवरलोडिंग ऑफ बेल्ट कन्वेयर। ठीक है, तो रोडवे कन्वेयर आपको 97 में जो है सब कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें होती हैं, एडिक्वेट अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन द बेल्ट कन्वेयर टू इंश्योर इट्स गेट ऑटोमेटिकली स्टॉप। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई ताकि ये खुद ही स्टॉप हो जाए, ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 38, व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनएडिक्वेटली मेंटेन हॉल रोड, बोलता है कौन सा इसमें से एग्जांपल नहीं है हॉल रोड का जो जिसको मेंटेन किया जाए। पोर्ट होल्स एंड वॉश आउट, ये तो है। बम्प्स एंड मडी एरिया बिल्कुल दिया है। स्टीप ग्रेडियंट भी दिया हुआ है। स्कैटर्ड मटेरियल का होता है, ये नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका हॉल रोड में किसी भी तरीके से मेंटेन करने की बात नहीं की गई है स्कैटर मटेरियल की। राइट आंसर विल बी दिस, और ये मिलेगा आपको वही जो हम वहां बता रहे थे आपको, सर्कुलर का पोर्शन वहां पे। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी चलो करते हैं इसको। एक्सेप्ट वेयर हॉलेज इज अफेक्टेड बाय मींस ऑफ एंड डैश, whenever the haulage rope is in motion every person on the haulage rope shall take shelter in a manhole। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्सेप्ट वेयर हॉलेज इज अफेक्टेड बाय मींस ऑफ एन which endless rope chain, direct rope, man tail, gravity rope haulage।
एक्सेप्ट वेयर हॉलेज इज अफेक्टेड बाई इंडलेस रोप, इंडलेस हॉलेज रोप। बोलता है कि इंडलेस रोप का केस छोड़ के, क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट, इस केस को छोड़ के हॉलेज रोप अगर मोशन में होगा, कोई भी पर्सन हॉलेज रोड पे गुजर रहा है, तो वो क्या मैन होल में शेल्टर ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे बचने के लिए यहाँ पे हम शेल्टर लेते हैं ना, मैन रोप जो बताया था ऊपर वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हॉलेज आप रोडवेज में जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन इंस्पेक्शन या जा रहा है, तो शेल्टर तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हॉलेज रोप तो मोशन में है उस केस में। किस केस को छोड़ के, मतलब इंडलेस रोप चेन का केस छोड़ के बाकी में ये करना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंडलेस रोप और चेन, ठीक है। कहाँ मिलेगा, रेगुलेशन नंबर 92 में आप देखेंगे, हॉलेज रोडवेज में मिल जाएगा आपको। एक्सेप्ट वेयर हॉलेज इज अफेक्टेड बाय मींस ऑफ इंडलेस रोप चेन, हॉलेज रोप इज इन मोशन, पर्सन टेक शेल्टर, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन 40, इन केस ऑफ द ट्रैवलिंग डिस्टेंस from the incline or adit mouth or pit bottom exceed dash what kilometer, or the traveling is arduous, the owner agent or manager shall provide suitable man riding arrangement as approved by the chief inspector within 1 year from the date of coming into force of this regulation। क्या बोल रहा है कि अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, कि जो हम इंक्लाइन या हम एडिट की बात करते हैं, ठीक है, या पिट बॉटम की बात करते हैं, तो अगर हमें इस केस में, ठीक है, इंक्लाइन या एडिट माउथ की बात करें, पिट बॉटम की बात करें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बोल रहा है, अगर वो कितने से ज्यादा एक्सीड हो जाता है, तो ट्रैवलिंग जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत दिमाग खराबी वाला हो जाएगा, बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी, भाई इतना डिस्टेंस से कैसे कैसे चल के जाओगे। तो वही बोल रहे हैं कितने से ज्यादा एक्सीड हो जाता है, तो 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर एक्सीड हो जाता है, ठीक है, तो ऑनर एजेंट मैनेजर जो होता है वो क्या करेगा, मैन राइडिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड कराता है, जो वहाँ पर्सन है जाने के लिए उनको, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव किया जाएगा वो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन। तो वही यहाँ पे बता रहा है, राइट आंसर 1 किलोमीटर हो जाएगा। रेगुलेशन में 93 में आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक। इन केस द ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन और एडिट माउथ और पिट बॉटम एक्सीड 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो चल चल के तो पागले हो जाओगे चल चल के। तो इसीलिए मैन राइडिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा, किसके द्वारा, ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा, और वो भी अप्रूव किया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो गया आपका भैया बेहतरीन 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए है, यहाँ पे कोड ऑफ प्रैक्टिस से क्वेश्चन था इसलिए दे दिया। Who shall be responsible for implementation of the code of practice? कोड ऑफ प्रैक्टिस COP इंपॉर्टेंट है, इससे फुल फॉर्म पूछता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस ध्यान रखना। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ओवरमैन, ऑनर एजेंट मैनेजर, मैनेजर ओनली, या फिर मैनेजर एंड इंजीनियर, मस्त क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन देगा, आप दोगे कि मैं दूं? चलो ठीक है, आप ही लोग के लिए छोड़ देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ऑलराइट। और इसका जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। हाँ, और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। हम छुपा देंगे, नहीं देंगे चलो देख लिया होगा, लेकिन इसका पीडीएफ में आपको लिखा हुआ आंसर है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आप इसका ऐप जो है करियर इन एक्शन को जल्दी जल्दी डाउनलोड करो। करियर इन एक्शन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज है, जो कोर्सेज आपको लगता है कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं आप बिल्कुल वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर बताना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत टाइम टेकिंग लगा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत टाइम लगा और मेरा क्या ही हो जाता है, जैसे स्क्रीन के सामने जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों पेन होने लगता है सर में, जैसे सिस्टम के सामने बैठी लगातार 4 घंटा हुआ, अजीब से पेन स्टार्ट। तो कुछ चीज़ें हैं, पता नहीं क्या सीन है, अभी देखते हैं। बाकी इसके लिए तो बहुत ही मेहनत होता है। चलो तो मुझे बताओ आज का सेशन कैसा लगा हो, और जल्दी से जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।